चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौलवी, कैसा आप लोग? सब ठीक है, खैरियत से? अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। किसका? टैक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ बताया था कि सर ये टैक्स वजूद में कैसे आया, सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल को पढ़ा और वहां से पढ़ा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और लॉ बनने के बाद हमारे पास दो लॉ है। एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच इज जो हम किसके ऊपर चार्ज करेंगे, किसके लिए बनाया गया, वो किसके लिए बनाया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस? रूल्स के लिए बनाया गया सर, इनकम के लिए। सर आपकी जो इनकम होगी, मतलब हम इनकम की टैक्स के बारे में वहां पे पढ़ लेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हमने एक सेल टैक्स एक्ट का भी यहाँ पे पढ़ा था। सर इनकम टैक्स के रूल के बारे में पढ़ा था और सेल टैक्स के रूल के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, मैं दो तीन बातें सिर्फ क्लास स्टार्ट होने से पहले कह सकता हूँ। आप लोग हैं ऑनलाइन में, अच्छा कुछ बच्चे जो है ना यहाँ पे, और कुछ बच्चे तो नहीं, मतलब आप लोग जो भी हैं हमारे भाई और जो भी हैं, आप लोग में से कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से टैक्स सीखना है, ठीक है ना। उनको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है, देन वो मीडियम लेवल तक जाएंगे। मतलब हमारी यहाँ से बेसिक से लेके मीडियम लेवल तक जाएगी। कुछ लोग माशाल्लाह इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी चीजें हैं बहुत सारी, वो अपनी डेली मर्रा देख रहे हैं। तो हमें क्लास में जो है ना, मैं आपको बेसिक से उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा स्टार्ट में, ताकि आपकी सबसे पहले बेसिक स्ट्रांग हो। तो सवाल जो है ना वो आप इसी क्लास से रिलेवेंट रखिएगा, क्लास के अंदर, मैं कह रहा हूँ क्लास के अंदर। अब आपकी कोई इंडस्ट्री में मसले चल रहे हैं सर, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई टैक्स का मसला चल रहा है, ये सारी सर हमसे क्लास से पहले या क्लास के बाद, क्योंकि आप मुझसे थोड़ा हाई लेवल का सवाल करेंगे ना, मसला ये कि दूसरा जो बच्चा बेचारे को उस चीज का पता ही ना हो, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये क्या है, बहुत मुश्किल है। तो हमें जो है ना यहाँ से स्मॉल छोटे छोटे स्टेप से लेके एक मीडियम लेवल तक हमें टेक्स्ट को समझना है, ठीक है। तो ये मैं बस आपसे एक गुजारिश कर सकता हूँ, तो इस चीज को आप लेके चलेंगे, ठीक है। एग्री? सेट है? सर अब हम चलते हैं सर, हमने अब अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टार्ट कर दिया। अब हमने अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पहला पेज ओपन कर लिया। अब जैसे ही मैंने पहला पेज ओपन किया, ठीक है, एक मिनट सर, पहला पेज ओपन किया तो देखिए सर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हम सबसे पहले लॉ को सेक्शन से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आप वर्ड देखेंगे सेक्शन, सर सेक्शन 1 में ये लिखा है, सेक्शन 2 में ये लिखा है, सेक्शन 3 में ये लिखा है, ठीक है ना। तो हम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ये बात पहले क्लियर हो गया हमें। अब सेक्शन 1 कहता है, सबसे पहले सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसका मतलब है कि सर ये ऑर्डिनेंस है क्या, ये लॉ है क्या, नंबर 1 ये लॉ है क्या। तो ऑर्डिनेंस हमें खुद बताता है कि द ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, मतलब कि हमें नाम बता दिया इस लॉ का, हमें नाम सेक्शन 1 के अंदर हमें बता दिया कि सर ये जो लॉ है ना वो क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमें पहला सेक्शन में हमें सबसे पहले लॉ का नाम बता दिया। यहाँ तक बात है। सर दूसरा क्या है, इट एक्सटेंड टू द होल पाकिस्तान। ये कहां तक एक्सटेंड है सर? मतलब कि ये लोग जो कानून है ना इनकम टैक्स का, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई है। ये सेक्शन 1 नहीं बता दिया हमें, किसने बता दिया हमें? सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 हमें बताएगा डेफिनेशंस के बारे में। आप इनकम टैक्स, मैं शायद आज की क्लास में एफबीआर पे बता भी तो इनकम टैक्स कहां से हमारा रेल कानून होता है। हमें अगर डेफिनेशन के बारे में चीजें पढ़नी ना सर, डेफिनेशन फॉर एग्जांपल इनकम क्या है, आज की क्लास में देखेंगे। टैक्स क्या होता है, ये पर्सन कौन है, ये क्या है, ये सारी बातें सर सेक्शन 2 डेफिनेशन बताती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने एक सेक्शन दे दिया, सेक्शन 2, उसमें आपकी टोटल डेफिनेशंस के बारे में बताया गया। उसके अंदर क्लॉज होते हैं, क्लॉज ए, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे क्लॉजेस हैं, ठीक है ना। सब सेक्शन हैं, सब सेक्शन, तो उसके ऊपर हम डेफिनेशन को देख रहे होंगे। सर तीसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉ। अच्छा ये बताएं, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, तो इससे पहले कोई कानून नहीं था पाकिस्तान में 2001 से पहले? सवाल है मेरा आप लोग से, अगर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है तो क्या इससे पहले कोई कानून था पाकिस्तान में? उससे पहले क्या इनकम पे टैक्स चार्ज नहीं करते थे हम? टैक्स फ्री थे, सऊदिया थे हम लोग, सर यू ही थे। तब तेल वेल थोड़ी निकलता था यार, हम लोग टैक्स नहीं ले रहे थे, हम तो स्टार्ट से टैक्स कंट्री है। क्या था, कोई कानून पता है किसी को? सर आपको पता है ये टैक्स आया कहाँ से? मैं इतनी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, वो तो ग्रीक के जमाने से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है ना, जंगों के दरमियान। सर ब्रिटिश जब लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे कानून इंट्रोड्यूस किया गया 1912, सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट 1912। उसके बाद 1947 में इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई, ठीक है। उन्होंने ये कानून कब तक फॉलो किया? 1979 तक, 1979 तक ये कानून फॉलो किया इंडिया और पाकिस्तान ने, दोनों ने इनकम टैक्स के हवाले से एक ही कानून फॉलो किया, इंडिया और पाकिस्तान 1979 तक।
1979 के बाद एक आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 इन पाकिस्तान, ठीक है सर। ये ऑर्डिनेंस क्यों आते हैं? आपको पता है ज्यादातर पावर हमेशा प्रेसिडेंट के पास रही है, क्योंकि ज्यादातर हमारी हुकूमत क्या कहेंगे क्या कहते हैं इसको, डिप्लोमेटिक नहीं रही, क्या रहा है वो आपको पता है, मार्शल लॉ में रही है, तो ऑर्डिनेंस पास किया जाते थे। फिर 2001 में भी आपको पता है कि डिक्टेटरशिप ही थी मुल्क के अंदर, तो उसी टाइम पे भी ऑर्डिनेंस पास हुआ। 1979 का कानून था। अब सर ये कह रहा है, ये कानून सेक्शन हमें 3 क्या कह रहा है, हमें एक बात समझा रहा है सर, ये कानून सबसे अफजल कानून है। इनकम पाकिस्तान में अगर मुझे किसी से इनकम टैक्स देना ना, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सबसे अफजल कानून है। बाकी सारे कानून क्या है इसके नीचे हैं। ये सारे कानून को ओवरराइड कर देता है, ये सारे कानून को क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। मतलब कि अगर सर, अगर आज कुछ 1979 के कानून में कोई बात लिखी होगी ना, और इसके कानून में कुछ अलग बात लिखी होगी, तो मैं किसका कानून फॉलो करूंगा? 2000 का। सर ये बात कहाँ लिख दी गई है? सर हमें सेक्शन 3 ने बता दिया कि ये कानून क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा अदर लॉज को। ये क्या कर जाएगा, अदर लॉज को ओवरराइड कर जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है सर? अब हमारा कानून यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आ गया सेक्शन 4। सर ये कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। इसको क्या कहते हैं? हर लॉ का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, हर लॉ का एक चार्जिंग सेक्शन होता है। अगर ये सेक्शन ना हो ना, अगर ये सेक्शन मैं कहूँ ना हो, तो मैं कहता हूँ इनकम टैक्स की कोई वैल्यू ही हासिल नहीं है, पूरा लॉ बेकार है। मैं इसको हटा दूं, सेक्शन 4 आज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पार्लियामेंट डिलीट कर दे, तो पूरा ऑर्डिनेंस ही पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक तरीके से कह सकते हैं, दिल, इंसान का दिल होता है ना सर, इंसान का दिल है, दिल से चलता है इंसान, दिमाग से चलता है, वैसे दिलो दिमाग है, वैसे दिलो दिमाग है। अब सर ये सेक्शन जरा पढ़ें, ये सेक्शन वैसे सेक्शन 4 को कैसे लिखा है, मैंने तो आपके लिए थोड़ा आसान वर्डिंग में लिखा है। क्या लिखा है? टैक्स शैल बी इम्पोज, क्या वर्ड लिखा हुआ है? टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन एवरी पर्सन हैविंग इनकम फॉर द ईयर। सर क्या वर्ड कह रहे हैं, आप पढ़ के समझा दो, आपको क्या समझ आया सर? क्या समझ आया? ग्रेट, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा सर टैक्स, एक तो टैक्स इम्पोज किया जाएगा हर उस बंदे पे, ऑन एवरी पर्सन जिसकी कोई इनकम होगी, जिसकी कोई इनकम होगी। सर कब होगी इनकम? फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। अब एक बात बताएं मुझे, क्या हमें सर यहाँ से कुछ टेक्निकल टर्म्स निकल के आ रही है? क्या आपको पता है टैक्स क्या है? क्या आपको पता है टैक्स क्या है? अभी छोड़ दे पुरानी बातें, अभी आपको पता है टैक्स क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं, तो हमें टैक्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता क्या है, टैक्स क्या है। अब हम इस सेक्शन से अपनी बेसिक स्टार्ट करेंगे। इस सेक्शन से हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहला सवाल, व्हाट इज टैक्स। नंबर 2, व्हाट इज पर्सन। सर कौन पर्सन है? क्या आज अगर आगा खान में बच्चा पैदा होता है, क्या वो टैक्स के लिए एलिजिबल है? तो ये हमें बताएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन पर्सन है, किनको टैक्स देना है, किनको टैक्स नहीं देना। सर तीसरी बात, हैविंग इनकम। इनकम क्या होती है? क्या हर इनकम टैक्सेबल है? क्या चोरी की इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी? सर मैं डकैती करके लाया हूँ कल, तो मोबाइल छीने और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ मोबाइल छीनने पे, क्या हो जाएगी? तो इनकम भी हमें डिफाइन होगी, ठीक है। सर एयर, कौन से एयर? सर हर 4 साल बाद टैक्स दूंगा, कब टैक्स दूंगा, ये एयर हमें डिफाइन करना है। अब हमारी बेसिक यहाँ से स्टार्ट होगी, अब हमारी यहाँ से इनकम टैक्स की एक्चुअल बेसिक स्टार्ट हो गई। तो सर सबसे पहले मैं डेफिनेशन पे जा रहा हूँ, व्हाट इज टैक्स। अब मैं डेफिनेशन, अच्छा अब ये डेफिनेशन अब कोई जनरल लॉ कहीं से नहीं पढ़ रहे, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन पर क्या लिखा, सब सेक्शन 2 का, मैंने कहा ना सेक्शन 2 में क्लॉज 43, क्लॉज 43 यहाँ तक बात। सर सब, सॉरी सर 63, मेरे को 4 दिख गया गलती से, यहाँ से 63, ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है। सर अब सबसे पहले एक लॉ को पढ़ने का तरीका होता है, एक लॉ को हर आप डेफिनेशन देखें किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है। हाँ नहीं, टैक्स से नहीं, उसके नीचे से मीन्स, क्या आया, मीन्स। उसके नीचे क्या वर्ड लिखा हुआ है, आ जा, उसके नीचे क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंक्लूड्स। सर सबसे पहले तो किसी लॉ को पढ़ने का तरीका जानना है कि सर मीन्स क्या होता है, इंक्लूड्स क्या होता है। सबसे पहले लॉ को पढ़ने का तरीका सीखना है कि व्हाट इज मीन्स, व्हाट इज इंक्लूड्स। अब मीन्स का वर्ड कहीं भी लिखा हो ना, दैट मीन्स जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो कह दिया। जो इनकम टैक्स, जो भी डेफिनेशन मेरी मीन से स्टार्ट होगी, सर ये लिखें अपने पास, राइटिंग करें या कुछ भी नोट करें, अगर मेरी कोई डेफिनेशन मीन्स के वर्ड से स्टार्ट हो रही है इनकम टैक्स को पढ़ते हुए, उसका मतलब जो लॉ मेकर ने कह दिया तो कह दिया, दैट इज फाइनल। मुझे चैट जीपीटी को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे गूगल को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑक्सफोर्ड लॉ डिक्शनरी को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कानून को, किसी सिविल कानून को, किसी क्रिमिनल कानून को, उसके अंदर जाके टैक्स की डेफिनेशन को तलाश करने की जरूरत
नहीं है सर, मेरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो कह दिया है सो कह दिया है, दैट इज फाइनल। स्टार्ट होता है इंक्लूड से। स्टार्ट क्या होता है? अगर कोई भी डेफिनेशन, अच्छा ये हाइब्रिड डेफिनेशन है, ये ना यहाँ का है ना वहां का, ये दोनों है, ठीक है। टैक्स की डेफिनेशन हाइब्रिड डेफिनेशन है पहली। सर स्टार्ट होती है इंक्लूड से। अगर डेफिनेशन स्टार्ट हो इंक्लूड से तो हम इसको इस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बात कर दी तो कर दी, उसके बाद में अदर लॉज ऑफ डेफिनेशन को भी मैं रिफर कर सकता हूं। मैं अदर लॉज, अदर डिक्शनरी, कहीं कानून में इनकम किसी और डेफिनेशन के बारे में कहीं और भी लिखा होगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ। तो सर ये सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉ को पढ़ने का। इफ द डेफिनेशन स्टार्ट विद मी दैट इज, तो नहीं रहे क्या है, दैट इज फाइनल। सर स्टार्ट विद मी इंक्लूड्स, you can refer other laws of definition, you can refer other laws of, sir if the definition starts with means and includes, which is the definition of tax, अगर कोई डेफिनेशन मीन्स और इंक्लूड से स्टार्ट हो तो फिर हम उसी पहली बात पे आ जाएंगे जो हमने बात की मीन्स वाली, क्या होगी, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कह दिया सो कह दिया। सर अब ये बात आपने कहाँ सीखी? देखिए सर ये हमारी जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जजमेंट से बताई गई है। लॉ की पढ़ने की मेथोडोलॉजी है कि इस तरह हम इसको डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। सर यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे जाके कभी भी मीन्स और इंक्लूड्स आएगा तो आपको समझ आ जाएगी बात कि यार ये डेफिनेशन यहीं की है, और अगर इंक्लूड से आ रहा है तो मैं अदर लॉ को देख सकता हूँ, और हाइब्रिड होगी तो, ये हाइब्रिड है ना, तो क्या होगा सर, हाइब्रिड पे क्या है, हाइब्रिड पे क्या होगा, अगर मीन्स और इंक्लूड दोनों आ जाए, जैसे ये डेफिनेशन है, फिर मीन्स को रेफर करेंगे। बाकी क्या सो रहे हैं, है ना, जाग रहे, समझ आना ना बॉस, ठीक है सर। अब सर जरा टैक्स की डेफिनेशन तो पढ़े। मीन्स, टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज अंडर चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून उठाऊंगा ना तो मैं चैप्टर दिए गए, चैप्टर 1, चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 कह रहा है कि टैक्स उस इनकम, उस चीज पे लगेगा जो चैप्टर 2 में चार्ज ऑफ टैक्स है। अब मैं भी चैप्टर 2 में आगे जाके दूंगा थोड़ी सी देर में, लेकिन मैं उसको चैप्टर 2 में बता दूं। सर आपकी सैलरी इनकम है, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, 5 ऑफ इनकम है हमारे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन। अब गेन आता है घर को बेच के, शेयर को बेच के, सिक्योरिटी को बेच के, म्यूचुअल फंड को बेच के, गोल्ड को बेच के, क्या आता है, गेन आता है। और सर अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस क्या है सर, ये 5 हेड्स है, उसके बारे में रेफर कर रहा है कि उन 5 हेड पे जो टैक्स लगेगा ना, उसका मतलब क्या है, वो मेरे लिए टैक्स है। उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो मेरे लिए क्या है, टैक्स। सर थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो हेड्स ऑफ इनकम को देख रहे होंगे, थोड़ा सा आगे क्या सर, सर ये मैं बता, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके ठीक है। अच्छा सर यहाँ तक तो बात हो गई। सर बाकी बात तो क्या करें, इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्ज और एनी सम अमाउंट लिवेबल एंड पेबल अंडर द ऑर्डिनेंस। कह रहा है कि कोई भी दूसरी पेनल्टी वगैरह दोगे ना वो भी टैक्स में है। सर मैं मोहम्मद अली, अभी टैक्स आपका गुजरा 30 सितंबर 14 तक एक्सटेंड हो गई, हमारा ईयर क्लोज होता है 30 जून पे, अभी हम पढ़ेंगे आगे आगे टैक्स ईयर के अंदर। मोहम्मद अली ने सर उसकी टैक्स बनता था, इनकम कमाई माशाल्लाह से, बहुत पैसे कमाए, टैक्स बना, टैक्स नहीं दिया, रिटर्न फाइल नहीं किया। इनकम कमिश्नर ने दिसंबर के अंदर देखा कि यार किन किन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, मोहम्मद अली हाईलाइट हो गया, मोहम्मद अली को एक नोटिस आया, प्लीज फाइल योर रिटर्न, नोटिस टू फाइल योर रिटर्न। सेक्शन 114 का 4 होता है, आप लोग देखते होंगे आईरिस के ऊपर जो देख रहे हैं, आपको नोटिस है, आपने उस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, आपने बोला चल नहीं दे रहा टैक्स, क्या कर लेगा, कौन सा मुझे कोई बहुत ज्यादा मुझे फायदे मिलने मुल्क से, ठीक है ना, मैं पैकिंग कर रहा हूँ बाहर जाने की, मैं बोलूँ मैं तो टैक्स दूंगा नहीं। सर अगले महीने कमिश्नर ने क्या किया, मेरे खिलाफ एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास की। सर ये वर्ड जो बोल रहा हूँ ना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अभी सिर्फ सुन ले, बाद में समझाऊंगा होता क्या। मेरे खिलाफ एक, समझ ले, एक मेरे खिलाफ एक कार्रवाई कर दी, अभी बेस्ट जजमेंट हटा दो, एक कार्रवाई कर दी, बोला कि तुम्हारी इनकम है, हमने तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट उठाया तुम्हारे बैंक से, आपको पता है सर 10 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर की चीजें एफआईए को रिपोर्टिंग हो रही होती है बैंक से, ये आपको नहीं पता होता लेकिन आपकी हो रही होती है पीछे, ठीक है, ट्रांजेक्शन। ये ना कहें कि एफबीआई को कुछ पता नहीं है आपके बारे में। सर उसने उठाया, उसने कहा मोहम्मद अली तुम्हारी पूरे साल में 2 करोड़ की ट्रांजेक्शन है, या तो 2 करोड़ डिफाइन कर दो या 2 करोड़ के ऊपर टैक्स दे दो। मैंने बोला हाँ यार ये तो गलती हो गई, टैक्स तो देना पड़ेगा, रिटर्न फाइल नहीं करूंगा तो आजकल वीजा भी नहीं मिल रहा बाहर का, वो पहले मांगते हैं स्टेटमेंट और रिटर्न लिया अपना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सर अपना रिटर्न फाइल किया, 2 करोड़ के ऊपर मैंने टैक्स दे दिया। मैंने कहा टैक्स चाहिए ना, मैंने क्या कहा टैक्स चाहिए ना, ले लो टैक्स, 2 करोड़ पे 10 लाख रुपए मैंने टैक्स उठा के दे दिया। उसने कहा बेटा तुम्हें रिटर्न कब फाइल करना था, मैंने बोला सर 14 अक्टूबर को। तुमने रिटर्न फाइल कब किया, 20 जनवरी को। तुमने क्या गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान नहीं पहुंचाया,
प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। सर आपको किसी आपके क्लाइंट से पैसे लेने थे, आपको अपने क्लाइंट से पैसे लेने थे, 6 महीने देर देता है, 6 महीने आउटफ्लो हिल जाता है कंपनी का, किसी भी आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन को पता है आउटफ्लो हिल जाएगा आपका, या किसी को लोन दिया है आपको जरूरत के टाइम पे वो दे नहीं रहा, कॉल नहीं उठा रहा, आपके आउटफ्लो हिल गए। इसी तरह से गवर्नमेंट का आउटफ्लो भी हिलेगा आपके टैक्स ना देने से, वो कहेगा मैं तुम पे पेनल्टी लगाऊंगा, मैं तुम पे क्या लगाऊंगा, पेनल्टी लगाऊंगा। मैं उसको बोलूंगा तू किस बात की पेनल्टी लेगा, टैक्स चाहिए टैक्स ले, पेनल्टी मैं तुझे नहीं। पेनल्टी क्या होती है, पेनल्टी टैक्स थोड़ी होती है, हमने कहीं टैक्स में पेनल्टी पड़ा है, पेनल्टी इज टैक्स। मैंने बोला मैं क्या दूंगा, मैं पेनल्टी नहीं दूंगा। उसने खोला सेक्शन 2 सब क्लॉज 63, मैंने बोला मुझे ये बता दे कि टैक्स पेनल्टी है या नहीं है, टैक्स पेनल्टी है या। उसने मुझे सेक्शन खोल के बताया कि भाई इट मींस तेरी इनकम सैलरी थी, चार्ज 2 में आ गई, इनकम सैलरी टैक्स देगा। मैंने बोला ओके यस आई एम एलिजिबल टू पे टैक्स। उसने क्या इंक्लूड्स इंक्लूड्स एनी पेनल्टी फी और अदर चार्ज, कोई भी डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई भी पेनल्टी, अगर लेट फाइलिंग लेट पे और अमाउंट लाइबल, तो सर वो भी क्या कहलाएगी आपके लिए, टैक्स कहलाएगी। मतलब कि सर अगर ये बात ना लिखी होती ना, कसम खुदा की अगर ये बात ना लिखी होती ना, सीधा कोर्ट में जाके चैलेंज करता कि पेनल्टी किस बात की ले रहे हैं मुझसे, क्योंकि कहीं भी लॉ में पेनल्टी को डिफाइन नहीं किया गया, कहीं भी लॉ में पेनल्टी को डिफाइन नहीं। इन्होंने क्या किया, टैक्स की इस लाइन में डाल दिया कि पेनल्टी भी आपके लिए क्या है, टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल सर 10 लाख टैक्स बनता था, 2 लाख की पेनल्टी लगा दी, तो कितना मुझे पे करना पड़ेगा। मैं सर अब 2 लाख को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया है कि पेनल्टी इज योर टैक्स, पहली बार टैक्स की डेफिनेशन में। तो अब आज अगर आप कहें सर आपसे पेनल्टी ली जाती है, तो बिल्कुल सही ली जाती है, क्योंकि सर पेनल्टी भी आपका क्या एक तरीके से टैक्स है, पेनल्टी भी आपका क्या एक तरीके से। सर यहाँ तक समझ आ रही है बात आपको। सर 50% ऑफ इनकम, या आगे जाके पेनल्टी में सेक्शन में बताऊंगा, अभी वही आगे का सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे का सवाल मैं लेके चलूंगा ना, मैं हर चीज बताऊंगा, नहीं होगा पेनल्टी निकाल के दे दूंगा सर, ये ले पढ़ लें, सब बताऊंगा, मेरे सब आहिस्ता आहिस्ता चलें, ठीक है। क्या मीन इंक्लूड भूल गया यार, आपने सीखा सर अभी मीन। हाँ अच्छा, मीन का मतलब अगर डेफिनेशन मीन से स्टार्ट होना, जो लॉ ने कह दिया उसको कह दिया, अगर इंक्लूड से स्टार्ट हो तो लॉ की डेफिनेशन भी देखोगे, अदर लॉ को भी देखोगे, और अगर दोनों से स्टार्ट हो तो वापस जो मीन वाली बात है वही फॉलो करोगे। डन डन है सर, टैक्स समझ आ गया सर। नाउ व्हाट इज इनकम, कैसा इनकम क्या है मान लिया। अब लॉ मेकर ने इनकम को स्टार्ट किससे किया, कौन से वर्ड से स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या होगा सर, जो इनकम आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टू टैक्स है वो टैक्स है, और जो बाहर भी कोई होगी, कोई बाहर से भी कोई लॉ में आएगी तो वो भी। अब यहाँ पे लॉ मेकर ने दिमाग से लॉ बनाया है, अब देखेंगे ना उसने क्या क्या, जो मैं कह रहा हूँ वो तो टैक्स है, लेकिन बाहर भी मुझे कोई इनकम लगी ना तो टैक्स होनी चाहिए, मैं कहूंगा तुमने तो नहीं कहा था ये टैक्स होगी, ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा, मैं कहूंगा अदर लॉ में लिखा हुआ है, क्योंकि वर्ड इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है। जरा ये मैं थोड़ा वकीलों वाला, थोड़ा लॉ वाला दिमाग आपका चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक चैलेंज हो सकता है कि भाई ये कहाँ लिखा है, प्रैक्टिकली पढ़ना है ना मैं, सर ये कहाँ लिखा है, अदर लॉ में भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मैंने जो ऑर्डिनेंस में कह दिया सो कह दिया, मैं बाहर की भी किसी इनकम को आपका क्या कर सकता हूँ, पार्ट। वैसे हालांकि ऐसी कोई इनकम नहीं है, सारी इनकम आपकी मौजूद है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन ऐसे बनाई थी। सर सवाल सर, अदर लॉ में इनकम की डेफिनेशन आपने गूगल पे लिखा इनकम क्या होता है, अगर वो डेफिनेशन में इनकम है, यार मैं अगर कोई एग्जांपल दूं, ऐसे जैसे लॉ में कोई है नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सर प्राइस एंड मीनिंग, अगर यहाँ प्राइस एंड मीनिंग को टैक्स नहीं करते इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, लेकिन बाहर कोई लॉ की डेफिनेशन को अदर लॉ ये कह देता है कि प्राइस एंड मीनिंग भी आपकी इनकम है। सर आप कोई लॉटरी जीते, आप बॉन्ड में पैसा जीत गए, ये भी आपकी इनकम है, तो सर अब लॉ मेकर क्या करेगा, उसको भी एज अ इनकम यहाँ पे बना सकता है, उसपे भी आपका क्या कर सकता है, टैक्स लगा सकता है। एक एग्जाम्पल दी मैंने आपको। अच्छा अब इनकम की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, इनकम की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। सर पहला पॉइंट, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सर वही 5 टाइप्स ऑफ इनकम, वही 5 टाइप्स ऑफ इनकम, जो अमाउंट जो जो डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्राइस एंड मीनिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट आपकी इनकम नहीं है, एक्सपोर्ट वगैरह जो भी है वो सारी की सारी क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज देना, गुड्स बेचना, ये सारी आपकी क्या है, इनकम है, सारी आपकी क्या है, इनकम है। सर दूसरी बात, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, व्हाट इज द मीनिंग बाय कलेक्शन एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स, ग्रेट, विद होल्डिंग टैक्सेस, क्या कह रहे हैं सर, आप लोग डेली मर्रा में देखते होंगे, आप लोग कोई सैलरी क्लास होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, जब भी सैलरी मिलती है पैसे कट के मिलते हैं, क्या मिलते हैं सर,
इस कानून के अंदर ना कंपनीज, मैं पहले कंपनीज की बात करूं, इंडिविजुअल एओपी का टर्नओवर है 100 मिलियन या 100 मिलियन का। कंपनीज की बात करूं, हर कंपनी एफबीआर की एक एजेंट है। अगर मैं कहूँ ना कि मैं कहूँ आपको कि सर एफबीआर के एजेंट तो सिर्फ कमिश्नर होंगे, ऑफिसर्स होंगे, नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से कंपनीज को एफबीआर का एजेंट बनाया गया। क्या बना दिया गया कि वो हमारे ब्याह पे टैक्स की क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आप क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट। वर्ड है, लॉ में ही वर्ड है, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट। सर अब आप सैलरी दे रहे हैं, अब कंपनी है यार, मैं थोड़ी अब इसको एग्जांपल से देखते हैं, सॉरी। सर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं, नजर आ रहा है, ठीक है। सर कंपनी चलाने के लिए खर्चे होंगे, ठीक है, कंपनी चलाने के लिए खर्चे होंगे। सर कंपनी ने सैलरीज पे की होगी, सर कंपनी ने रेंट पे किया होगा, सर कंपनी ने गुड्स खरीदे होंगे, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, मैं इसको भी गुड्स कह देता हूँ, रॉ मटेरियल खरीदे होंगे बिजनेस करवाने के लिए। ये क्या कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा सर इकोनॉमी क्या कहती है, इकोनॉमी क्या कहती है, अगर बेसिक वर्ड में कहूँ इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक का खर्चा दूसरे का, एक का एक्सपेंस दूसरे की इनकम। सर ये जितने पैसे कंपनी की जेब से जा रहे हैं दूसरे की क्या बन रही है, इनकम बन रही है। ये बात आप समझते हैं। सर कंपनी को है ना, कंपनी को है ना एफबीआर ने, एफबीआर या लॉ ने विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट कह दिया। क्या कह दिया, विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट कह दिया। यहां तक बात समझ आ रही है। अब कंपनी जब जब इनको पेमेंट करेगी, जब जब इनको पेमेंट करेगी, वो क्या करेगी, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, अभी मुझसे अमाउंट क्या परसेंटेज है क्या नहीं है, 4.5, 5, 11, 9 सारी परसेंटेज है। ये भी टैक्स बताऊंगा आगे जाके, सारे टैक्स कार्ड आपको भेज दूंगा। सैलरी के ऊपर सर क्या परसेंट होगी, तो स्लैब रेट है सैलरी का, उसके मुताबिक उनको जब भी पेमेंट करेगी सर उस पेमेंट में से एक विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने पार्टी बी को 1 लाख के गुड्स खरीदे, क्या खरीदे, इंडिविजुअल, तो उसका 5% की टैक्स की क्या कर ली, विदहोल्डिंग कर ली। 1 लाख का 5% कितना हुआ सर, विदहोल्डिंग टैक्स कितना हो गया 5। सर ये 5,000 डिडक्ट किए, ये किसके पास जाएंगे, एफबीआर के पास। सर विदहोल्डिंग स्टेटमेंट वगैरह फाइल करते हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। सर बाकी के 95,000 क्या होंगे, नहीं नहीं पे कर देंगे ना पार्टी को, पार्टी को पे, वेंडर को पे कर देंगे, वेंडर लिख देता हूँ, पे टू वेंडर। सर अब मुझे ये बताएं जरा आप लोग कि वेंडर की इनकम क्या हुई, 1 लाख की किसकी बात है, सही ग्रेट 1 लाख। सर 95 नहीं है, एक्चुअल इनकम क्या है। सर लॉ बताओ इनकम की डेफिनेशन क्या करिए कि जिस भी चीज के ऊपर आपकी टैक्स की डिडक्शन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी। अब जब वेंडर समझे, वेंडर ने पूरे महीने पूरे साल में 1 लाख की सेल की है, जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा ना, वो 1 लाख रुपए अपने रिटर्न में दिखाएगा, उसमें कोई एक्सपेंसेस किए होंगे, एक्सपेंसेस क्लेम करेगा, एंड में जाके वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेगा एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। फिर उसमें से क्या करेगा, जो उसका एडवांस में टैक्स कट चुका है उसको क्या कर देगा, लेस कर देगा। बाकी वो क्या कर देगा, अगर ज्यादा होगा तो पे कर देगा, कम होगा तो क्या मांगेगा, रिफंड लाके दो, क्या लाके दो। लेकिन वो अपनी इनकम क्या शो करेगा, पूरी 1 लाख। तो इन्होंने इनकम ने क्या बताया, अब वापस आया इनकम की डेफिनेशन, इनकम ने क्या बताया सर, सर एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर डिडक्शन का वर्ड समझ आ गया सब, अरे यार एक भी रखने की जगह नहीं है। सर डिडक्शन का वर्ड समझ आ गया सबको, स्क्रीन क्या गई, एक मिनट, एक मिनट बॉस, बॉस स्क्रीन मेरी, स्क्रीन 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 शायद, यार चेयर भी ले लूंगा ना तो पता नहीं वॉइस कहाँ से जा रही है। एक मिनट रुकना, मैं बैठ मसला हो गया। जी बहुत सवाल, मैं कह रहा हूँ एक्चुअल तो उसको क्या मिले, 95,000 मिलना, लेकिन सर ये जो टैक्स उसकी एक्चुअल इनकम 1 लाख है। ये तो एफबीआर ने क्या किया, एफबीआर ने कहा कंपनी को कि तू जरा एडवांस, सर देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, सर आपका घर का खर्चा भी अगर 2 महीने कंपनी सैलरी छोड़ देना तो आपका घर का खर्चा भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। सर टैक्स तो आप कहते हैं रिटर्न तो हम पूरे साल में एक बार फाइल करते हैं, रिटर्न तो हम पूरे साल में, लेकिन सर इनडायरेक्टली हर कंपनी एज अ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती जा रही है। एफबीआर ने हर बंदे को क्या बनाया हुआ है, विदहोल्डिंग एजेंट। सैलरी वालों से क्या पूरे साल के एंड में टैक्स नहीं लिया जाता है, हर महीने उनकी सैलरी में टैक्स होता है। तो एक मिनट सर इनका जवाब दे दूं, तो सर जो भी आपकी इनकम, एक्चुअल आपकी इनकम 1 लाख की है,
उसमें उन्होंने एडवांस में 5,000 रुपये आपसे ले लिए टैक्स के सूरत में। आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपका टैक्स उससे ज्यादा बनेगा तो पे कर देंगे डिफरेंस, नहीं बनेगा तो क्या कर देंगे, उनसे क्या करेंगे, मेरे पैसे वापस दो, मेरे पैसे, क्योंकि सर, अच्छा एक और बात, ये 1 लाख इसका टर्नओवर है, इसकी इनकम है सर, क्या है, टर्नओवर है, इनकम है, टर्नओवर है, ग्रेट। क्योंकि इनकम क्या होती है, बेसिक अकाउंटिंग रूल बता दें, इनकम क्या होती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर इनकम। और हम इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सारे रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करके बाद इनकम को चार्जेबल टू टैक्स करेंगे। हर हेड ऑफ इनकम, एक एक हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हमें एक्सपेंस को माइनस करने की अलाउड है। आईरेस के ऊपर भी दिखाऊंगा आपको एक्सपेंसेस सारे कैसे माइनस होते हैं, ठीक है। ये वाली बात दोबारा बता दीजिए, आपने बताएंगे इनकम में से रेवेन्यू माइनस, सर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना वो तो, हाँ प्रॉफिट, उसको इनकम ही कहते हैं सर, तो इनकम ही कहते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको इनकम कहा जाता है, ठीक है, ये इनकम है, सही है। डिडक्शन अलाउड होने के बाद जो आपकी पैसे आते हैं वो आपकी इनकम कहलाते हैं, ओके। आपकी दुकान है, आपने दिन में 1 लाख की सेल की, 1 लाख घर पे ले आओगे, उड़ा दोगे, शाम को अगर समोसे की दुकान है तो शाम को तेल वाला आ जाएगा, आलू वाला आ जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेंसेस करोगे ना माइनस। सर वो दिहाड़ी पे जिसने आलू का समोसा बनाया, लाओ भाई दिहाड़ी तो आज की मेरी। सर बिजली का बिल आ जाएगा, गैस का बिल आ जाएगा, तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एफपीआर को बोलेगे ना, हाँ भाई अब मैंने 10,000 रुपया दिन के कमाए, लाख रुपए कमाए थे, लाख मेरी इनकम नहीं थी, 90,000 तो मुझसे यही बेटा, ये आगे पीछे मुड़की वाला ये सब ले गए मुझसे। सर जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जरा, ठीक है। विदहोल्ड करके एफबीआर को जमा करवाएगा, उसका लॉ है जी। सर आपके परचेज का हेड जी सर, अब जनरल एंट्री ये कि परचेज डेबिट विदहोल्डिंग टैक्स एक्सपेंसेस वो क्रेडिट करेगा, वो उसका पेबल है, फिर बाद में उसका क्या बन जाएगा, पहले रिसीवेबल करेगा फिर उसको पेबल कर देगा एफपीआर को, तो ये एंट्री पास करेगा। ये सर एक एंट्री है, चलो मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी मैं जरा नहीं बता रहा। सर आपका सवाल दो। सर लॉ जो कहते हैं ना, इनको विदहोल्डिंग, आप एजेंट की बात करें जो एजेंट टैक्स कलेक्ट डिडक्ट करता है आपका, सर एजेंट जो टैक्स डिडक्ट करता है उसको 7 दिन में जमा करवाने की रिक्वायरमेंट है एज पर द लॉ। करते क्या है, हर महीने महीने फाइल होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है, आप पूरे महीने की विदहोल्डिंग करते हैं, फिर आप मंथली अपना एक विदहोल्डिंग का स्टेटमेंट, एक सीपीआर बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, जमा करवा देते हैं। अब जब आप अपना MIS एक सिस्टम होता है, जब आप उस पर जाके देखेंगे ना, तो आपकी विदहोल्डिंग आपको दिख रही होगी, क्या इस कंपनी ने मेरी जमा करवा दी। बिल्कुल नहीं सर, सब जमा करेगा एक साथ, टोटल प्रॉफिट बैंक में आ रहा होगा, आपकी स्टेटमेंट उठाएंगे उसमें टोटल प्रॉफिट, सर बैंक नहीं आपका विदहोल्डिंग का आ रहा होगा टैक्स, ये टैक्स आप उसको डिवाइड बाय करके देख लीजिएगा कि वो 15% ही काटा होगा, ज्यादा काट ले तो बैंक को क्लेम कर सकते हैं, ओके। हाँ ठीक है, नॉन फाइलर का 30%, फाइलर के बाद नॉन फाइलर के, ठीक है। तो ये है सर। अच्छा सर यहाँ तक हो गया, आगे जाऊंगा ना, इनकम हमारी क्लासेस में बहुत बढ़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा जल्दी बेसिक बनाते हैं, आगे ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, सारी चीजें कवर हो जाएगी, फाइलर नॉन फाइलर सारी चीजें। सर दूसरा आ जाए, अब कह रहे हैं एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी अमाउंट, क्या कह रहे हैं तीसरी डेफिनेशन। अच्छा सर सॉरी सर, डिडक्शन बताया, कलेक्शन नहीं बताया आपने, कलेक्शन क्या होता है, सेल्स के ऊपर नहीं सर, सेल टैक्स नहीं है ये, देखिए इनकम टैक्स वाले सेल टैक्स हटा दीजिए सर। बिजली के बिल पे टैक्स डिडक्ट होता है, कलेक्ट होता है, बिजली के बिल देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक वाले टैक्स डिडक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। हाँ 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 सर, जी जी ग्रेट, 236 सर, बैंक आपसे टैक्स डिडक्ट करता है, कलेक्ट करता है, सर कहीं डिडक्ट करता है, कहीं पे आपसे क्या करता है, एडवांस में कलेक्ट करता है। एयरलाइन की टिकट लेने जाते हैं, टैक्स डिडक्ट होता है, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, तो सर वो भी आपकी विदहोल्डिंग टैक्स है, लेकिन वो आपसे क्या हुई है, कलेक्शन हुई है। तो वर्ड यू दो वर्ड यूज किया, एक होती है डिडक्शन, जैसे कंपनी ने पे किए तो टैक्स को क्या किया, डिडक्ट किया, कंपनी ने क्या किया, डिडक्ट किया, और दूसरा क्या होता है, कलेक्शन, सामने वाले से मैंने क्या किया, टैक्स को, जैसे के इलेक्ट्रिक को विदहोल्डिंग एजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिक के बिल होंगे के इलेक्ट्रिक क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी चीज है सर। अब तीसरा पॉइंट, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर कोई भी अमाउंट को ना वो ट्रीटेड इनकम बना सकता है, तो क्या कर सकता है सर, ट्रीटेड इनकम का मतलब क्या, कोई भी अमाउंट को क्या कर सकता है, इनकम ट्रीट करवा सकता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, टर्नओवर क्या आपकी इनकम है, टर्नओवर इज योर इनकम,
टर्नओवर इज नॉट योर इनकम। एक सेक्शन 113 पढ़ेंगे आप मेरे से, मिनिमम टैक्स। आगे जाके एक सेक्शन 113 पढ़ेंगे मुझसे, क्या पढ़ेंगे? मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स में क्या होता है? एफबीआर इतना, आप मतलब लॉ इतना वो है, अगर आपका लॉस भी आ रहा है ना, तब भी आपको टर्नओवर का कुछ 1% टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम में लॉस आ गया, सर मेरी इनकम लॉस हो गई, इनकम ही नहीं हुई, लॉस चला गया, क्या मेरा टैक्स बनता है? वो क्या कहेगा? आपके टर्नओवर को इनकम बनाता है, क्या करता है? टर्नओवर को पहले इनकम ट्रीट करवाएगा। अगर मैं कहूँ सर टर्नओवर तो इनकम नहीं होगी, तो वो कह देगा मैंने इनकम की डेफिनेशन में ये बात लिख दी है कि आप, मैं किसी भी इनकम को क्या कर सकता हूँ? इनकम ट्रीट करवा सकता हूँ। टर्नओवर को इनकम बना के आपसे क्या करेगा? टैक्स की कलेक्शन कर लेगा, टैक्स की कलेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? आपकी ट्रीटेड इनकम। इसकी एक एग्जांपल अभी टर्नओवर टैक्स, आगे भी बताऊंगा जब पढ़ रहे होंगे। तो सर टर्नओवर आपका इट्स नॉट योर इनकम, इनकम इज टर्नओवर माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर इनकम। बट यहाँ पे वो टर्नओवर को भी क्या बना देगा? आपकी इनकम बना दिया है, ट्रीट करवा दिया सेक्शन 113 सी के अंदर। ठीक है, 113 और 113 सी। सर बात समझ आ गई यहाँ तक? सर लास्ट पॉइंट लिखा है एनी लॉस ऑफ इनकम। ये लोग तो आप मुझे समझा दें, वरना आप लोग सो रहे हैं। कोई लॉस होता है वो भी इनकम है। लॉस है तो मैं टैक्स क्यों दूंगा? नहीं, वो तो उससे एक इनकम को ट्रीट करवा के करवाए ना। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने बताया वो तो एक इनकम को ट्रीट कराए और कह रहे कोई लॉस ऑफ इनकम। आप लोग अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी सोचना बदल दूंगा। ठीक है, लेकिन आप, मैं चाह रहा हूँ कि कोई यार टेक्निकल बच्चे भी मतलब कोई जवाब दे यार यहाँ पे मुझे। नहीं सर, वो अपना कैपिटल गेन होगा, वहां जाके देखेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट का हमारा क्या होता है। आज एक एग्जाम्पल बता दूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लिफ्टन के अंदर प्रॉपर्टी है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरी 3-4 प्रॉपर्टी है। मेरी क्लिफ्टन के क्या है? प्रॉपर्टी है। सर उसके फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, अगर मैं आज मार्केट में स्टेट एजेंट को बोलूँ उसको रेंट पे चढ़ा, तो वो कहता है उसका तुम्हें मंथली रेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 1,00,000 रुपए। कितना मिल जाएगा मुझे? 1,00,000 रुपए मुझे क्या मिल जाएगा? मंथली, मंथली रेंट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? सर मेरा एक दोस्त आया कि आप में से ही मेरे आया, सर आप बहुत पैसे वाले माशाल्लाह से यार, घर भर नहीं है आजकल, एक काम करो मुझे घर दे दो रेंट के ऊपर। मैंने कितना देगा? बोले सर 50,000 रुपए दे दूंगा, जब पैसे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में आपको दे दूंगा। मैंने एक्चुअल रेंट कितना दिया? एक्चुअल रेंट पे कितना दिया? ग्रेट। सर पूरे साल का मेरा रेंट कितना बना जो मुझे एक्चुअली रिसीव्ड हुआ? एक्चुअल नहीं, एक्चुअल रेंट रिसीव। ग्रेट। पूरे साल सर 12 महीने मिलेंगे ना, 12 महीने से ऊपर का भी साल तो गया नहीं है एज पर जो भी है कानून के बाद। कितना मिला मुझे सर? 6 लाख मिला। सर अगर ये फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है रेंट की, तो मुझे कितने मिलने चाहिए थे? मैंने अपना कितना लॉस किया? सर 6 लाख का आपने लॉस कर दिया। आपका भाई है, आपका घर है, आप फ्री में देते हैं, आप कुछ भी करें, आपने लॉस कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है? सर कमिश्नर है एफबीआर वाला, कमिश्नर एफबीआर क्या कह रहा है? बेटा ये तेरा लॉस है, ये अपने भाई को बहनों को फ्री में तू दे रहा है। अच्छा दूसरा इसमें क्या हो सकता है? एक चीज और भी हो सकती है। सर मैं क्या करूं? 5-50 रेंट लाख पे दूं, 50 ले लूं कैश में, 50 ले लूं बैंक के थ्रू। घुमाते हैं, कंपनीज के अंदर हो रहा होता है, सारी तरीके हो रहे होते हैं। तो एफबीआर चला गया एनी लॉस ऑफ योर इनकम। ये इनकम का लॉस कौन कर रहा है? मैंने एफबीआर को कहा भाई 6 लाख में मुझसे टैक्स ले ले। कितने पे ले रहे मुझसे? वो बोलेगा बेटा 6 लाख नहीं है, जरा जरा उसने कमिश्नर को बोला जरा जाके जरा स्टेट एजेंट से पूछ तो सही इसकी वैल्यू कितनी है। तो बोला सर ये तो भाई यहाँ पे तो फ्लैट माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, 1,00,000 रुपए से कम का रेंट नहीं मिल रहा। तो बेटा बोला तेरी एक्चुअल वैल्यू, तेरी ही बिल्डिंग के अंदर, तेरी ही फ्लैट में तेरे पड़ोसी वाला 1,00,000 पे रह रहा हो, तू कितने पे दे रहा है? 50,000 पे। तो बेटा ये जो 6 लाख का तू लॉस कर रहा है ना, तेरा लॉस होगा, मेरी क्या है? इनकम है। तो सर मैं टैक्स कितने में पे करूंगा एट द एंड? 12 लाख के ऊपर, मतलब साल का पूरा 12 लाख ना, 1,00,000 पर मंथ रेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू सर 12 लाख रुपए मेरी इनकम होगी। तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी लॉस कर रहे हो अपनी इनकम का, तो सर ऐसे तो मार्केट में हर गेम चल सकती है। सबसे ज्यादा रेंट वाले कर सकते हैं कि भाई एक्चुअल बैंक के अंदर हम तो रिटर्न किससे फाइल करते हैं? बैंक से फाइल करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से। बैंक के अंदर सर 40-40, 50-50, 2,000, 10,000 जो भी दिखा दिया, बाकी सारा कैश पे। आपको पता है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है मुल्क की, मैक्सिमम कैश पे चल रहा है सारा काम, सही है ना? तो सर ये करने के लिए, इनको रोकने के लिए अगर एफबीआर कोई बात पता चल गई, वो आपकी प्रॉपर्टी का अंदाजा लेगा, तो कहेगा ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, आपको उसी पे रेंट टैक्स देना है। भले तुम अपने घर वालों को नुकसान करवाओ, तुम ना लो रेंट, वो तुम्हारा लेना देना, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सखी हो सकते हो, मैं सखी नहीं हूँ। मैं कोई यहाँ पे, हमने कोई वो फंड नहीं खोला, जेडीसी नहीं खोला होगा, सैलानी नहीं खोला हुआ हमने, ठीक है ना? हम आपसे क्या करेंगे? पूरे
6 लाख जो आपकी लॉस है। तो अब सर क्या करें, एक आपकी इनकम 6 लाख हो गई एक्चुअल, और एनी लॉस ऑफ इनकम क्या हो जाएगी आपकी 6 लाख। तो 6 + 6 = 12 लाख। तो पूरे 12 लाख पे आप क्या करेंगे, अपना टैक्स पे कर रहे होंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक बात सारी समझ आ गई होगी। सर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पीता हूँ मैं, वरना आप लोग भी वो ना हो जाए, थोड़ा सो ना जाए। सर 11 मंथ सर, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे नहीं पता ये 11 मंथ क्यों होते हैं, क्या होते हैं। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके अंदर वो कहता है कि पूरे साल का जो आपने जितने टाइम पे रेंट रिसीव किया है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हर महीने आप रेंट रिसीव कर रहे होगे, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा 12 महीने। और टैक्स ईयर जुलाई टू जून होता है, जो अभी आगे जाके पढ़ेंगे, तो 12 महीने में हो जाएगा। अभी 11 मंथ में क्यों बनता है, क्योंकि मैं इतना प्रॉपर्टी लॉयर हूँ नहीं, तो आपको वकील बता सकता है 11 मंथ के क्यों बनाते हैं। इसके पीछे पता नहीं एग्रीमेंट में कुछ होता है कि 1 साल में रजिस्टर करवाना था सर, कुछ देखें वो 11 महीने का। सर ये इसके इससे रिलेटेड उसका कोई केस नहीं। अगर मैं रेंट पे दिया और कम दिया, मैं सामने डिटेल वहां पे आप लॉस कर सकते हैं, हम नहीं समझते। इट्स नॉट इन माय प्रॉपर्टी। अगर मैं बस सारा नहीं लग रहा है, कोई रह रहा है, मैं कुछ ले ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहा हूं, बाकी जो भी करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। असल में एक तो यहाँ आपने पढ़ लिया लॉस ऑफ इनकम, आपने पूरा रेंट का लॉस कर दिया अपना, आपकी इनकम की अपने भाई को देके लॉस कर दिया, आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 सर, जब आप इनकम आगे जाके आपने पूरा लॉस कर दिया, जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे ना, तो वो कहता है कि आपको रेंट टैक्स, रेंट के ऊपर क्या देना है, एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, एक्चुअल रेंट या फेयर मार्केट। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है और एक्चुअली मुझे 14 लाख रिसीव हुए हैं, तो मैं 14 लाख पे टैक्स दूंगा, विच एवर इज हायर। अभी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाके बताऊंगा बात। आपने यहाँ पे सर आपका एक्चुअल रेंट क्या है, 0, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट क्या है, 12 लाख, हायर क्या है, 12 लाख। आपको 12 लाख पे टैक्स देना है, कुछ भी करें आप, जितना डिफेंड करें आपको टैक्स देना है, आपको लॉ ने कह दिया। सर इसके लिए सेक्शन 7 ही लग चुका है आपके ऊपर, सेक्शन 7 ही पता है सबको, किसी को? सर बाद में, अभी नहीं, टेक्निकल है। हाँ, वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू का फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आपको टैक्स देना है। हाँ उसकी कंडीशन है, सब कुछ है। प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं सर, ये मैं सेक्शन 7 ही में बताऊंगा, वो 7 ही में बताऊंगा। प्रॉपर्टी बंद पड़ी है, कोई टैक्स नहीं होगा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। 7 ही का मैं बताऊंगा, वो क्या है वो बाद में बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उस पर टैक्स नहीं होगा, बंद पड़ी है टैक्स नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी बंद पे कोई टैक्स नहीं है, रेंट पे दे रहे हो, फिर एक्चुअल उस पे दे रहे हो, सही है। भाई को दे दी रेंट पे, सही है, लेकिन उसमें भी तुम बना सकते हो कि भाई मैंने एग्रीमेंट किया है, मेरा गिफ्ट है, भाई को गिफ्ट कर दिया, कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, वो वकील समझा देता है आपको, उस पर भी आप टैक्स से बच सकते हो अगर आप प्रूव कर दो एफआईआर को। ग्रेट सर, वो सर अलग बात है, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको मैं बेसिक बना रहा हूँ कि किस किस चीज में लॉ बन जाता है। सर फेयर वैल्यू मैंने बोला ना, कमिश्नर भेज देता है। अच्छा, एफबीआई की वैल्यू एफबीआई की वेबसाइट पे डिसाइडेड है, एक तो रजिस्ट्रार होता है वो डिसाइड करता है, और एफबीआई की अपनी वैल्यू डिटरमिनेशन है। लेकिन वो अभी भी, अगर तुम्हारा घर 1 करोड़ का है ना, तो एफबीआई की वैल्यू अभी भी 70-60 लाख आ रही होती है, रजिस्ट्रार की वैल्यू तो 20 लाख आ रही होती है। मैंने 1 करोड़ 60 लाख के घर की मैंने वैल्यू पे जब 236 के और एच का टैक्स देगा, तो 25 लाख पे टैक्स कटा हुआ है। अब तो सर वो लेट फाइलर कर दिया है, सही है सर। मैं 2 मिनट रेस्ट चाह रहा हूँ, सिर्फ पानी पी लूँ, आप लोग भी 2 मिनट रेस्ट करें, तो हम आगे आपके सवाल लेके मैं आगे इसको नेक्स्ट देखने चल रहा हूँ। 2 मिनट। मैं तो जरा ऑनलाइन वालों के सवाल देख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बेचारे कब से बैठे हुए हैं, आ जाए ऑनलाइन वाले। अच्छा सर, कैन यू एक्सप्लेन, जब बोनस आता है तो वो भी 12 मंथ में सेग्रीगेट होते हैं, उसी मंथ में 15%। सर बोनस, सर बोनस इज योर सैलरी, बोनस जब भी मिलते हैं वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है स्लैब रेट के मुताबिक, उसके ऊपर कोई 15% टैक्स नहीं होता मेरे तक, ठीक है। बोनस, बोनस इज योर पार्ट ऑफ सैलरी, सैलरी के चैप्टर में देखेंगे हम। गिफ्ट पे टैक्स नहीं है हमारा,
पे टैक्स है, 15 से 20% टैक्स है। प्राइस एंड विनिंग सेक्शन 156। पाकिस्तान में वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं है, गिफ्ट पे नहीं है, गिफ्ट पे इनहेरिटेंस पे भी नहीं है सर। लेकिन फिर रिलेटिव की डेफिनेशन भी दी गई है। रिलेटिव तुम्हारा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे सगे और तुम्हारे माँ बाप। ऐसा नहीं कि भाई बहन ये लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, फॉरेन रेमिटेंस पे भी कोई टैक्स नहीं है। बोनस पर टैक्स है, सैलरी के ऊपर शामिल होकर मिलता है। सैलरी है, बोनस सैलरी है आपकी। और अगर ऐसे कोई बोनस दे रहा है आपको खड़े खड़े के रोड पे, आपको बोनस निकल गया, तो वो बोनस नहीं, वो प्राइज एंड विनिंग है, जीते हो, उसका 15 से 20% टैक्स है। प्राइस बॉन्ड के ऊपर 15% विथहोल्डिंग, बहुत आगे जा रहे हैं हम लोग, इससे मैं रोक रहा था स्टार्ट में, से आपको कैविएट दिया था ये ऐसे सवाल ना करे जो प्रैक्टिकल लाइफ में घुस जाए, वरना ये कोर्स रह जाएगा। लॉ नहीं समझ पाओगे, रोज के प्रैक्टिकल के मसले समझोगे, आगे के अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। नहीं सर, इससे रिलेटेड सवाल है, करें आगे जो 2 कदम आगे बढ़ के कर रहे हैं वो सब क्लियर होगा। जब सर लॉ समझ जाएंगे ना, ये सवाल के जब खुद ही दे रहे होंगे अपने आप से, मैं सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। सर मेथड, ये बोनस को कैसे ट्रीट करते हैं, इट्स नॉट अवर भाई पार्ट है हमारा। ये मैं आपको आगे जाके जब हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि बोनस को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसलिए ये ऐसे सवाल से मैं आपको वो कह रहा हूँ कि बोनस को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका कोई अब कुछ होगा तो आज मैं बैठ के बोनस बताऊंगा तो आप सब क्या करेंगे बैठ के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिए। सर यहाँ तक इनकम की डेफिनेशन समझ आई। सर अब हमें 2 चीजें पता चल गई। सर हमें पता चल गया टैक्स क्या होता है, हमें हमें पता चल गया इनकम क्या होती है। तीसरा बात वर्ड क्या था चार्जिंग सेक्शन के अंदर, पर्सन। अब किन किन लोगों के ऊपर टैक्स है, अब किन किन लोगों में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पर्सन कहा गया है, उसको क्या कहा गया है, ये लोग हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लेंगे। सर नंबर 1 इज इंडिविजुअल, हम सब इंडिविजुअल है, जीता जागता इंसान, सांस लेता हुआ क्या है, ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है लॉ के अंदर, इसकी जनरल डेफिनेशन है कि हम एक इंडिविजुअल है, ठीक है, हर इंसान एक अकेला इंडिविजुअल है। सर दूसरी क्या है, कंपनी। दूसरी क्या है, कंपनी जीती जाती इंसान नहीं, ऐसा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल बनाई जाती है कंपनी, ठीक है। कंपनी कोई इंसान नहीं कि उसको पकड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं या उससे पैसा निकलवा सकते हैं। हाँ, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे होते हैं, उसको शेयर होल्डर चला रहे होते हैं, उसकी बिटिंग हो रही होती है, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, उसके डायरेक्टर होंगे, उनको पकड़ा जा सकता है, लेकिन कंपनी को खुद पकड़ा नहीं जा सकता। सर तीसरा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म और ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान एनीवेयर। सर एओपी क्या है, व्हाट इज एओपी, पार्टनरशिप। ग्रेट। सर रजिस्ट्रार के पास जाके एओपी रजिस्टर करवाते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1935, इट्स 1935, मैं सही हूँ कोई सर, 1935 नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक जो करवाते हैं 1935 के मुताबिक, मुझे 35 लग रहा है, वो कहलाती है एओपी। सर पार्टनरशिप भी आपकी क्या है, पर्सन है। सर फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एक टोटल या पर्सन इनकम टैक्स की नजर में, हालांकि ये लोग एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैं आगे जाके बताऊंगा कि पहले कोई चीज टैक्सेबल होती है तभी जाके आगे क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। एक मिनट। तीसरी चीज क्या है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। व्हाट इज पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, व्हाट इज पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। सर हर कंट्री में, हर मुल्क की एक दूसरे मुल्क की एम्बेसी होती है, उसके डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, वो भी एक पर्सन कहलाते हैं। सर अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पाकिस्तान में है, तो उसके डिप्लोमेट्स बैठे हैं, वो लोग एम्बेसी जो है ना पॉलिटिकल सब डिवीजन कहलाती है। सर 7 पॉइंट पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है लोग, ये सेक्शन में एग्जाम्प्ट है, हाँ वहां का लगेगा बिल्कुल। सर दूसरी बात मैं वही बताऊंगा अभी आगे जाके, जो हमारे लोग हैं ना जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो पोस्टेड है, उनके ऊपर वहां का टैक्स अप्लाई नहीं होगा, यहाँ का टैक्स अप्लाई होगा। आगे जाके बताऊंगा जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे होंगे, जब टैक्स की चार्जिंग होती कैसे है, अभी बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग, ठीक है। सर लास्ट बात, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सर WH, UN और वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक के लिए काम करती ना। वर्ल्ड कोर्ट हो गया, वर्ल्ड WHO हो गया, UN हो गया, IMF हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारी क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन समझ आ गया है सर। अब मैंने वैसे डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये भी पढ़ के निकल जाते हैं बस कि एओपी क्या होता है, ठीक है, कंपनी क्या है। अच्छा फिर बताऊंगा, कंपनी भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में।
क्या क्या वो इंडिविजुअली खिलाएगा, वो अंतर अनलेस वो अपनी कंपनी ना ओपन कर ले पाकिस्तान के एक्ट के मुताबिक। कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक कंपनी ना ओपन कर, ठीक, वो इंडिविजुअल है, वो बिजनेस में भी इंडिविजुअल है। मैं भी इंडिविजुअल हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं एफबीआर की नजर में क्या हूँ, लॉ की नजर में क्या हूँ, पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल हूँ। आप अभी दुकान चला रहे हैं, आप क्या है, इंडिविजुअल। कंपनी एक अलग चीज होती है, पार्टनरशिप एक अलग चीज होती है, इनकी रजिस्ट्रेशन, इनके तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। सर अब आ जाए एओपी। एओपी क्या है, आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जनरल डेफिनेशन है, कोई काम नहीं आने वाली आपको जिंदगी में, बस बता रहा हूँ। पहली बात, अब फर्म, कोई भी फर्म जो दो बंदे मिलकर कोई प्रॉफिट एंड बिजनेस लॉस शेयर करे वो फर्म कहलाती है। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू, सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वर्ड जो है वो 1979 ब्रिटिश रूल से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब है जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर घर के अंदर दो चाचा, दो मामा, दो भतीजे, दो बहन भाई, दो कजन आपस में मिलकर जॉइंट फैमिली बिजनेस करते हैं, उसको भी क्या कहलाते हैं, हम क्या कहते हैं, एओपी, जॉइंट फैमिली बिजनेस सिस्टम, एओपी। तीसरी बात, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर कोई भी मैंने एक एओपी बनाई, आर्टिफिशियली जुडिशियल पर्सन, मतलब कि आईसीएमपी एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ पाकिस्तान। एक इदारा है आईकेएप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान। एक होता है डॉक्टरों का कुछ होता है ना वो, एक तो इंजीनियरिंग का होता है, इंजीनियरिंग ब्रांच, कौन पता नहीं क्या होता है उनका, पीएमडीसी, पीएमडीसी होता है। तो सर ये सारे क्या है, एक सेपरेट लॉ से बनी हुई एंटिटीज है। अगर इन्होंने मिलके एओपी करके बनाई है तो वो क्या करेंगे, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। अब ये लोग अपना वो कंपनी भी बना सकते हैं और एओपी भी बना सकते हैं, ठीक है। सर तीसरी बात, एनी बॉडी फॉर्म फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ, कोई भी बॉडी बनी हो किसी फॉरेन लॉ के तहत। मतलब सर अगर अमेरिका के अंदर किसी ने एओपी बनाई है, अमेरिका के अंदर किसी ने क्या बनाई है, एओपी बनाई है, वो पाकिस्तान में भी क्या ट्रीट होगी। अगर अमेरिका से वो कहते हैं पाकिस्तान में बिजनेस करने चलते हैं, तो वो पाकिस्तान में क्या कहलाएंगे, वो भी एओपी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, वो कंपनी ना हो, वो कंपनी। ये समझाता हूँ, ये लोग टैक्स की एक बचत करने के लिए। अच्छा सर एक बात बताए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स की अवॉइडेंस। ग्रेट सर, छुपाने को क्या कहते हैं, इवेजन। इवेजन मतलब सर लीगली आप पर टैक्स लगता है, आपने इनकम ही छुपा दी, इनकम को सप्रेस कर दिया, एक्सपेंस को बढ़ा दिया जाली तरीके से, दिस इज कॉल्ड योर टैक्स। सर अवॉइडेंस क्या होती है कि इनकम टैक्स के लूप होल को पकड़ के अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कहा गया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आपने क्या किया सर, इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में फायदा भी होगा और टैक्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, अपनी लायबिलिटी, आपने अपने पैसे कमाए, पैसे से इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट में भी प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर से क्या होगा, टैक्स के अंदर एक बेनिफिट भी मिल जाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड में मिलता है, रिबेट मिल जाती है। एग्जांपल दो, तो दिस इज कॉल्ड योर टैक्स अवॉइडेंस। आप कोई लॉ की चीज को इस्तेमाल करके टैक्स को बचा लें। एवेजन क्या होता है कि यार सर आपकी इनकम 10 करोड़ थी, आपने 2 करोड़ रुपए दिखाई, दिस इज कॉल्ड टैक्स एवेजन। एवेजन की कोई माफी नहीं है, अवॉइडेंस पे आपको कोई पकड़ नहीं सकता। अवॉइडेंस पे आपके पास क्या है, लीगली स्ट्रॉन्ग है, हाँ जिसका कानून स्ट्रॉन्ग है वो ये चीजें आपकी बचा सकता है टैक्स की, ठीक है। सर ये आपकी आपकी हो गई यहाँ पे। सर कंपनी, अच्छा अब कंपनी के बारे में पहले मैं एक बात बता दूं, जरा यहाँ आ जाता हूँ। अरे वापस चली गई। आ गई, अच्छा सर। सर देखिए कंपनी है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ, वैसे कंपनी बनती हुई कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक, आपको पता होगा कंपनी लो, लेकिन हमारा पार्ट नहीं यहाँ पे, तो आगे जाके बताऊंगा स्ट्रक्चर्स। सर एक कंपनी जो है ना, इनकम टैक्स के अंदर हमारी 3 कंपनी है। नंबर 1 इज सर पब्लिक कंपनी, क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। सर दूसरी कहलाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी, और सर तीसरी आपकी कहलाती है स्मॉल कंपनी, क्या कहलाएगी। अब ये 3 कंपनी है, देखिए एक है आपकी
एक है आपकी कंपनी की, कंपनी पढ़ेंगे तो कंपनी को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। एक आप पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको। कंपनी और कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो आपकी क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी। दुनिया की आसान डेफिनेशन, विच इज नॉट योर पब्लिक कंपनी, वो आपकी क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी। सर स्मॉल कंपनी की एक अलग डेफिनेशन है, स्मॉल कंपनी की एक। अब ये सर इन 3 हिस्सों में क्यों तोड़ा गया है। कंपनी का रेट है 29%, ओके, इसका भी 29%, लेकिन स्मॉल कंपनी का रेट क्या है, 20%। कितना रेट है, 20%। तो अब देखें आपकी कंपनी कहां फॉलो होती है। अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है और आप उसको कंपनी बना के 29% पे कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप अपना 9% का टैक्स क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब आए सर जरा अब मैं जरा पढ़ता हूँ। एक 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 एक, एक बंदा, एक पहले ये सर इन्होंने कुछ सवाल किया। नहीं नहीं, ये क्लेम नहीं, वो चला गया चला गया। ये सब टैक्स, ये सब निकालना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इनका सवाल है, फिर मैं आपको, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन लोन उसको स्मॉल कंपनी कहा गया। अभी 2 मिनट में बताता हूँ, सबर करें सर, सारी चीजें डेफिनेशन सब है। नहीं, नो नो, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है, बता रहा हूँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ठीक है, सबर 2 मिनट। सर सबसे पहले कंपनी को देखते हैं, दिख रहा है आपको, नहीं है तो हैंड आउट भी होंगे यार आप लोग के पास, थोड़ा जूम करूँ, सही है, नजर आ रहा है। सर नंबर 1, कंपनी। कंपनी मीन्स मतलब जो कंपनी ऑर्डिनेंस ने कह दिया वो कह दिया, वो कंपनी आपकी। कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017। सर कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक जो आपकी कंपनी बनेगी वो यहाँ पे भी क्या कहलाएगी, आपकी कंपनी कहलाएगी। सर एनी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। सर कोई भी बॉडी किसी इन्फोर्स पाकिस्तान से बनी हो, फॉर एग्जाम्पल स्टील मिल, स्टील मिल एक पार्लियामेंट के लॉ से बनी है। सर पीआईए पार्लियामेंट के लॉ से बनी है। एससीसीपी पार्लियामेंट के लॉ से बना है, ये भी क्या कहलाएगी आपकी एक एफबीआर, पार्लियामेंट के स्पेशल लॉ पास करके बने, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। स्पीड पे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है। मुदारबा, सर मुदारबा पता है आपको, शरिया कंप्लाइंट के ऊपर जो सर वो लोन दे के शरिया कंप्लाइंट के ऊपर जो बिजनेस करता है, मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो लोन देते हैं, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के मुताबिक इस्लामिक फाइनेंसिंग हो रही होती है, वो मुदारबा कंपनी चलाती है। कंपनी एक्ट में इसकी एक अलग से पूरी एक डिटेल चीज है, मुदारबा। एनी बॉडी इनकॉर्पोरेट और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर सेम बात, अगर अमेरिका के अंदर कोई कंपनी बनी है तो पाकिस्तान में भी वो क्या ट्रीट की जाएगी, क्या ट्रीट की जाएगी, कंपनी ट्रीट की जाएगी। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर नहीं बनती सर, मिल मिला के वॉलंटरी काम के लिए सोसाइटीज बनाई जाती है, तो ये भी कंपनी कहलाती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और आ गया एनपीओ, नीचे आ गया, नॉन लिखा हुआ है, डिफाइंड किया हुआ है बेटा, ये सारी चीजें आपकी ऑर्डिनेंस में छापी हुई है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है सर, एनपीओ आपकी सारी एनपीओ कंपनीज है, सारी एनपीओ आपकी क्या है, कंपनीज है। और ट्रस्ट यूनिट, सर ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं बनी होती, किसी इदारे को संभालने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है, उसके ट्रस्टीज होते हैं, तो वो भी आपकी क्या है, कंपनी है। सर फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, वेदर द एफबीआर हैज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड टू बी अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस। सर इस बात को 2 मिनट के लिए स्किप करें, इसको मैं समझाता हूँ, आगे चले। सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी को आपकी कंपनी की डेफिनेशन में डाल दिया, मतलब स्मॉल कंपनी भी आपकी अब क्या है, कंपनी है। अब आपकी क्या है, हाँ अभी तोड़ूंगा, अब पब्लिक को तोड़ूंगा, प्राइवेट को तोड़ूंगा और स्मॉल को तोड़ूंगा। अभी सबको बता दिए कंपनी है आपकी, ये सब क्या है, कंपनी है। एसएमसी भी आपकी क्या है, कंपनी है। लिस्टेड भी आपकी क्या है, कंपनी है। कंपनी एक्ट के मुताबिक लिस्टेड भी बनती है, अनलिस्टेड भी बनती है, प्राइवेट भी बनती है, सारी की सारी क्या है, कंपनी है। अच्छा ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, पॉइंट 8। सर देखें, एक एक क्या होता है, सर अमेरिका की कंपनी है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की, यूएसए की कंपनी है, उसको चाहिए पाकिस्तान में क्या सोच रहा है, यार पाकिस्तान में क्या करूं, बिजनेस करूं, मैं पाकिस्तान में क्या करूं, बिजनेस करूं। अगर मैं पाकिस्तान में अपनी कंपनी लेके आ जाता हूँ ना, अगर मैं पाकिस्तान में कंपनी लेके आ जाता हूँ तो मुझे कंपनी की टैक्सेशन 29% और आजकल सुपर टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, पाकिस्तान के अंदर कंपनी नहीं एओपी बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, सर एओपी की टैक्सेशन एज कम्पेयर टू कंपनी से कम है, क्या है, कंपनी से कम है स्लैब रेट के मुताबिक। वो सोच रहा है कि यार मुझे टैक्स की बचत हो जाएगी, फॉर इस कंपनी सोचती है कि यार मेरी 29% से तो एओपी में कम टैक्स बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एओपी बनाता हूँ। वो क्या करता है, यूएसए के अंदर एक पहले एओपी फॉर्म करता है, क्योंकि सर हमने एओपी में पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि कोई भी कंपनी यूएसए में कंपनी है तो पाकिस्तान में भी क्या ट्रीट की जाएगी, ये कंपनी की डेफिनेशन दे दिया। सर सेम हमने पढ़ा कि कोई भी एओपी
बाहर एओपी है तो पाकिस्तान में भी क्या ट्रीट किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका? आ जाए सर, आप आगे आ जाएंगे, वो एक कोई आ गया तो वो बैठ जाएंगे, या कोई एक लेडीज में से कोई मसला तो नहीं सर आपको? हाँ यार, तो सर आप भले थोड़ा आप बीच में आ जाए सर, तो ये भी थोड़ा यहाँ आ जाएंगे, माजरत सर। अच्छा, अब यहाँ तक आपको समझ आई, एक कॉन्सेप्ट जरा दिमाग में है। अब मैंने सबसे पहले सर क्या किया, मैंने बोला अगर मैं देखो यूएसए में हूँ ना, कंपनी हूँ, तो पाकिस्तान का लॉ भी मुझे कंपनी मानेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी यूएसए में एक एओपी बना देता हूँ, मैंने यूएसए में एक रजिस्टर करवा दी एओपी। अब मुझे एओपी मानेगा सर, एफबीआई ने अगर आपकी ऐसे स्ट्रक्चर को पकड़ लिया, ये कहलाती है टैक्स की अवॉइडेंस करना। ये क्या कहलाती है? मैंने लीगल स्ट्रक्चर को पकड़ा ना, मैंने बोला एक काम करो, मेरे पास आया कंसल्टेंट, मैंने बोला एक काम करो, यूएसए में पहले एओपी बनाओ, यूएसए में पहले एओपी बनाओ, और फिर एओपी बना के पाकिस्तान के अंदर एओपी की डेफिनेशन उसको एओपी ट्रीट करवा देगी। सही है, मैंने भी। लेकिन सर अगर एफबीआर को ये बात पता चल गई, एफबीआर को, तो सर एफबीआर इसको क्या डिक्लेयर कर देगा, कंपनी डिक्लेयर कर देगा। इस एओपी के भी जो एओपी यूएसए ने यहाँ बनाई है, इसको भी क्या कर डिक्लेयर कर देगा, कंपनी डिक्लेयर कर देगा। सर ये बात हमने कहाँ पढ़ी, अगर एफबीआर पकड़ ले, बात क्या पढ़ी? अब फॉरेन एसोसिएशन, कोई बाहर की क्या थी, फॉरेन एओपी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट इनकॉर्पोरेटेड हो या यूएसए में ना हो, वो हमारा लेना देना नहीं। which एफबीआर बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर, किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से उसको डिक्लेयर कर दे कि बेटा तू कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक क्या है, कंपनी है। क्योंकि एफबीआर को अगर ये भनक हो जाए, पता चल जाए कि हाँ ये स्ट्रक्चर बना के टैक्स की अवॉइडेंस कर रहा है, ठीक है, तो फिर एफबीआर को क्या कर देगी, कंपनी डिक्लेयर कर देगी। लेकिन उसके लिए भी आपको सुनवाई का मौका मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि एफबीआर ने रातों उठा के बोला ये सारी कंपनी एओपी हो गई या सारी एओपी कंपनी हो गई, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या देगा, आपको मौका दिया जाएगा, बीइंग हेयर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड। ये वर्ड आप आगे जाके बहुत सुनेंगे कि एक सिफारिश आपकी सुनी जाएगी। ये ग्रेट, क्या आपको नोटिस समझ आई ये बात? ये मैंने थोड़ा आपको और लीगली स्ट्रक्चर समझाया कि ऐसे, ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप सर और इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करें। अपने मसले, बोनस कहाँ ट्रीट होगा, ये कहाँ ट्रीट होगा, वो कहाँ ट्रीट होगा, 15%, ये आपको आगे जाके कोई भी बच्चा भी बता देगा। लेकिन अगर बाप बनना है ना इस फील्ड का, साफ थोड़ी गलत अल्फाज यूज करना हो, तो ऐसे लॉ को समझें कि कल यूएस की कंपनी को इस तरह की स्ट्रक्चर्ड एडवाइस दे रहा हूँ, तो लॉ को हम इस तरह, एओपी की डेफिनेशन कंपनी के इस तरह समझना है। अगर एक अच्छा वकील और एक अच्छा दिमागी आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है, नॉट जस्ट दो हजार रुपए में रिटर्न फाइल करने वाले हकीम बनना है, तो सर एक डॉक्टर आपको पता है गली के कोने में भी बैठता है, ठीक है, और एक डॉक्टर अगर आगा खान में जाए तो उसकी फीस 10,000 रुपए से कंसल्टिंग फीस होती है आपको देखने की। तो कौन सा डॉक्टर बनना है आप डिसाइड करेंगे आज, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़े सवाल आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का जवाब मिलेगा जब लॉ के स्ट्रक्चर को पकड़ लेंगे ना, कि हाँ यार कंपनी एओपी होती क्या है, कंपनी और स्मॉल कंपनी में डिफरेंस क्या है, मैं कैसे किसी बंदे की लाइबिलिटी बचाने के लिए उसको कंपनी से स्मॉल कंपनी में तोड़ सकता हूँ। अभी थोड़ी देर में बता दूं ऐसे स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो थोड़ा सबर, समझ आ गया यहाँ तक बात कंपनी? सर आज अब जरा हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर? अब मैंने कंपनी को 3 हिस्सों में तोड़ा था सर, टाइम तो ओवर नहीं होना ना हमारा, है अभी टाइम ओवर। सर हमने कंपनी को 3 हिस्सों में तोड़ा, हमें कंपनी पता चल गई, कंपनी क्या है। एनपीओ भी आज आपके दिमाग में पता चल गई क्या होगी। सर कोई एनपीओ आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या कहेंगे, तुम एज अ कंपनी रजिस्टर होगे। क्या रजिस्टर होगे? एफबीआर की नजर में तुम क्या होगी, तुम्हारी टैक्सेशन क्या होगी, एज अ कंपनी होगी। आज आपको ये बात पता चल गई, ठीक है, क्योंकि एनपीओ बहुत काम कर रहे होते हैं, एनपीओ से आप लोग बहुत ज्यादा कंसल्टिंग कर रहे होते हैं, ओके। अब सर आ जाए पब्लिक कंपनी। एक कंपनी पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी? अब एक होता है सर स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड कर रही होती है कंपनी, वो पब्लिक कंपनी कहलाती है। लेकिन लॉ मेकर ने क्या क्या है, थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। पब्लिक कंपनी मीन्स, जो लॉ मेकर ने कह दिया सो कह दिया, कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर पाकिस्तान में ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर तो पता है ना सबको, जिसके शेयर 50% से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने होल्ड किए हैं, वो क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी। A company in which not less than 50% of share held by foreign government or foreign company owned by a foreign government। कोई भी ऐसी कंपनी पाकिस्तान में जिसके शेयर फॉरेन गवर्नमेंट होल्ड करती हो 50% ज्यादा, या ऐसी कंपनी होल्ड करती हो जिसको किसने होल्ड किया हो, फॉरेन गवर्नमेंट ने होल्ड किया हो 50% ज्यादा, तो वो भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। आसान बात है, इसमें टाइम नहीं लगाते। सर आ कंपनी विच हु शेयर आर ट्रेडेड एज अ पीएसएक्स रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, जिसके शेयर पीएसएक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। सर जैसे कौन सी कंपनी एग्जांपल दें, तो खेल तो रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, ऐसा तो नहीं है पैसा नहीं लगा होगा आप लोगों का, किसी ना किसी को तो लगा होगा यार, ऐसा नहीं है यार, इतनी जिंदगी साथी मैंने बनाए हुए इतने 4 4 अकाउंट अपने, कितना डुबा दिया पैसा। सही है, मेहरान शुगर हो गई सर,
सर मिलर ये हो गई, सर टीआरजी हो गई, जो मैंने अभी लगाया वही हप्पो हो गई, ये सारी क्या क्रेडिट कर रहे हैं। शेल हो गया, सर सारे बैंक हो गए, एचपीएल, यूपीएल, एमसीबीएल, जो भी सारे बैंक है क्या है सर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है पब्लिक कंपनी। क्या है पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी दैट इज नॉट अ, सर अब जो इस डेफिनेशन में नहीं आती वो सारी क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी। जो इस डेफिनेशन में नहीं है वो सारी की सारी क्या बन जाएगी आपकी? प्राइवेट कंपनी। ये हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सीखे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? सर कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी को तोड़ दिया, प्राइवेट कंपनी को तोड़ दिया, आए जरा सर स्मॉल कंपनी को तोड़ता है। आए अब सर स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन है कि कंपनी स्मॉल कंपनी कब कहलाएगी? ये कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, तब भी ये स्मॉल कंपनी बन सकती है। इसकी डेफिनेशन, इसकी इसकी कंडीशंस है। एक कंपनी स्मॉल कंपनी तब होगी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है वो एसएमसी रजिस्टर हो, वो प्राइवेट रजिस्टर हो या पब्लिक रजिस्टर हो या स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर दियो, इससे कोई इनकम टैक्स का लेना देना नहीं है। क्या है सर? नंबर 1, a small company means a company registered or after first day of July under the Company Act। पहले तो कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी रजिस्टर हो और जुलाई 2005 के बाद, ये सारी कंपनी वो जो जुलाई 2005 के बाद रजिस्टर होगी एसएससीपी के मुताबिक। नंबर 1, जिसके पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। सर व्हाट इज पेड अप कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व? अकाउंटेंट है कोई? नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं। ग्रेट। सर कंपनी, आपको पता है कि कंपनी दो तरीके से इन्वेस्टमेंट लेती है। सर एक डेट इन्वेस्टमेंट होती है, लोन उठाएगी, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है। इक्विटी पता है सर? मार्केट में अपने शेयर्स देगी, मार्केट में अपने क्या करेगी? शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में अपने शेयर्स देती है, लेकिन वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाती, इसलिए वो प्राइवेट कहलाती है। ठीक है, तो वो मार्केट में अपने शेयर देती है। तो सर पेड अप कैपिटल होता है जो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर्स के जरिए लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट शेयर्स के जरिए लिए, दिस इज कॉल्ड योर पेड अप कैपिटल। दिस इज कॉल्ड योर, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर दिखता है, आपकी बैलेंस शीट के ऊपर दिखता है। सर दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। सर ये आपकी कहलाती है प्रॉफिट रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट कमा के आपके रिजर्व में जाते हैं, आपके प्रॉफिट कमा के पीएनएल से कहा जाते हैं? रिजर्व में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। जिसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, सर आपने प्रॉफिट कमाया पीएनएल पे, फिर वो बैलेंस शीट में आता है, प्रॉफिट क्लब होता रहता है ना, वो आपका बैलेंस शीट में आता है, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। लिख लिया सर? इसके बारे में गूगल भी कर लीजिएगा, रिटेन अर्निंग, व्हाट इज रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग कहलाती है सर, दिस इज कॉल्ड योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड। वो दोनों मिला के आपके 50 मिलियन से ऊपर ना हो। 50 मिलियन कितना होता है? 5 करोड़। ठीक है, उस कंपनी का पेड अप कैपिटल में उठाऊंगा और रिटेन अर्निंग उठाऊंगा, पेड अप कैपिटल उठाऊंगा और रिटेन अर्निंग को प्लस करूंगा, वो 50 मिलियन से ऊपर नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हैज एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग 250 एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। उसकी कंपनी में 250 से ज्यादा एम्प्लॉय काम ना करते हो, उसकी कंपनी में 250 से ज्यादा एम्प्लॉय काम ना करते हो। नंबर 3 इज हैज एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। सर उसके पूरे साल का जो टर्नओवर है ना वो 250 मिलियन से अबव ना हो, मतलब कितना? 25 करोड़ से ऊपर ना हो, 25 करोड़ से ऊपर ना हो। लास्ट बात, दो बातें और रह गई। इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन। सर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़ के ना बनाई गई, इसको जरा मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अच्छे से, 2 मिनट में। और सर वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी हो। अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अभी पूछेंगे, ये बहुत आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा ना, सवाल कीजिएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैन्युफैक्चर होते हैं ना वो एसईबी में चला जाए, इनकी टैक्सेशन और कम है, 7.5% टैक्सेशन है। तो आगे जाके जब पढ़ लेंगे ना मुझसे, तो आप एडवाइस दे सकते हैं बेटा तुम एसएमई बना लो, तुम स्मॉल बना लो, या तुम पब्लिक बना लो, या तुम प्राइवेट बना लो, लेकिन जब पढ़ लोगे ठीक है। चले सर, सर क्या बता रहा था मैं? इट्स नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को छोड़ दें, ये कुछ मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके लिए किया गया है, उनको एफबीआई ने क्या क्या कानून बनाया गया कि यार ये दुकानदार स्मॉल जो इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं, छोटी छोटी घरों के अंदर इंडस्ट्री होती है सर, घरों के अंदर कारखाने होते हैं छोटे छोटे, जिनकी भी कंडीशन है उसके लिए 25 करोड़ 250 से उठाना। और मैन्युफैक्चर लो, कंडीशन क्या? सर ट्रेडर ज्यादा फायदा देता है इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चर सर जीडीपी ग्रोथ किससे करती है? मैन्युफैक्चर से। हमारा लोग वैसे क्या है? ट्रेडिंग वाला बोलते हैं, हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं यहाँ बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए फायदा दिया गया। अब सर
स्मॉल कंपनी समझ आई। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप क्या होता है, चले आ जाए एग्जांपल देखते हैं। सर फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, 50-50-50, ठीक है सर। सर 1000 मिलियन का मेरा टर्नओवर है, 1000 मिलियन का क्या है मेरा टर्नओवर है। सर 200 मिलियन का मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड और पेड अप कैपिटल मेरा कितना है, ये भी बंद होने वाला है यार, चली गई ना। सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और पेड अप कैपिटल में लिख देता हूँ 200 मिलियन है इसका, ठीक है। सर इसके पास एम्प्लॉयज है तकरीबन कितने 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कितने 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं इस कंपनी के अंदर, 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इसका 1000 मिलियन का टर्नओवर है, इसका 200 मिलियन का पेड अप कैपिटल है, और सर इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को। सर पेड अप अभी तो बताया, जो इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर देती है कंपनी, उस शेयर से जो पैसा आता है उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। आप क्या करते हैं अपने घर वालों को, भाई चाचा मामा कजन को बोलते हैं मेरी ये शेयर ले लो और मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपने क्या कर दी इन्वेस्टमेंट की, तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट को पेड अप कैपिटल कहते हैं। सर पेड अप कैपिटल तो चेंज होता रहेगा ना जब प्रॉफिट उसके अंदर होगा। नहीं भाई, पेड अप कैपिटल चेंज नहीं होता, वही बार की इन्वेस्टमेंट होती है। क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर बार बार थोड़ी चेंज होती रहती है, वो रिजर्व चेंज होता है, टोटल कैपिटल रिजर्व चेंज होता है, वो चेंज होता है। ठीक है, मैं ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ, पेड अप कैपिटल सम ऑफ नहीं होगा, रिटेन अर्निंग प्लस पेड अप कैपिटल। हाँ तो समझना, पेड अप देख बोला तो सही, पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, रिटर्न अर्निंग प्लस करके दो, वो 50 मिलियन से ऊपर ना हो, चेंज हो जाए तो फिर आप स्मॉल की। बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट बताएंगे, अगर एक भी कंडीशन कोई नहीं हुआ आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएंगे। 2 मिनट सर आ जाए। सर 200 मिलियन का पेड अप कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व और 1000 एम्प्लॉय। सर ये कंपनी का अगर हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की, हमने फॉर एग्जांपल इसकी टैक्स लाइबिलिटी बनाई, सर इसका टर्नओवर आ गया, रेवेन्यू कितना आ गया 1000 मिलियन का, सर कॉस्ट आ गई इसकी 500 मिलियन की, फॉर एग्जांपल कितना प्रॉफिट हो गया, सर टैक्स लग गया 29%। सर जरा 500 मिलियन का 29% तो कोई निकाल के दे दे मुझे जरा यार जल्दी से, ये तो तुम लोग कर लो यार, कितना 150 सही 145, मैं कह रहा हूँ 500 मिलियन का 29% कितना बना 145 मिलियन। 145 मिलियन सर मेरा क्या बना, टैक्स बन गया, मेरा क्या बन गया सर, मैं कह रहा हूँ मेरा बहुत ज्यादा टैक्स है, मैं क्या कह रहा हूँ मेरा बहुत ज्यादा टैक्स है। सर मैंने क्या किया, इस कंपनी को एक मशवरा दिया, तुम क्या करो अपनी कंपनी को 4 हिस्सों में तोड़ दो। सर एक बंदा 10 कंपनी बनाए, पाकिस्तान का कानून उसको रोक नहीं सकता। मैं 100 कंपनी बना दूं, मुझे कोई दुनिया का कानून, दुनिया का नहीं पता, दूसरे मुल्कों का नहीं पता, पाकिस्तान का कानून मुझे रोक नहीं सकता। अब ये रेड वर्ड इस्तेमाल कर लिया, अब जरा ब्लू। सर मैंने कहा इस कंपनी को मैं, सर कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, मैंने क्या किया 4 कंपनी बनाई, एक कंपनी को 4 हिस्सों में तोड़ा। सर एक ही जगह पे बैठ के भी 4 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता, प्रैक्टिकल बात है। सर कंपनी ए में अंदर मैंने 250 मिलियन का बैंक अकाउंट बनाया, बिजनेस बैंक अकाउंट, 250 मिलियन यहाँ गिरा दिए, 250 मिलियन यहाँ गिरा है, 250 मिलियन यहाँ गिरा है, 250 मिलियन क्या किया मैंने यहाँ गिरा है। मेरे पेड अप कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। देखो सर इसको कह रहा था स्प्लिट अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन, अभी वर्ड बताता हूँ। मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने कंपनी को क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, एक कंपनी को 4 हिस्सों में क्या कर रहा हूँ। सर मैंने 50 मिलियन के अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कैपिटल यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। सर 1000 एम्प्लॉय थे, 250 की सैलरी इस अकाउंट से आएगी, 250 की सैलरी इस कंपनी से आएगी, 250 की सैलरी इस कंपनी आएगी, 250 सर 250 और 250। अब तीनों की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, चारों की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बता देगा हमें कितनी सेविंग हो रही है या नहीं हो रही। देख लेते हैं। सर इसका रेवेन्यू कितना है 250, ये क्या हो गया सर, रेवेन्यू इसका कितना है 250 में, एक की कैलकुलेट करेंगे, बाकी को तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, सबकी सेम होगी। सर 250 मिलियन का मेरा रेवेन्यू हो गया,
सर कॉस्ट सेम 50% करते तो 125 मिलियन, सही है सर। अब कितना है 125 का, जरा टैक्स निकाल दे 29% को। हाँ सॉरी, ओह ग्रेट, ये होता है सर 20%। ग्रेट 20%, मैंने स्मॉल कंपनी बनाई है इनको, मैंने तोड़ के स्मॉल कंपनी बनाई है। 20% लगाएगा मैंने 29 पे, तो वही हो जाएगा 20 सर। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 और 4 होगा ना, 4 कंपनी है, तो सर कितना हो गया सर। मैं 100 मिलियन का टैक्स दे रहा हूँ, और वहां कितना दे रहा था सर, 45 मिलियन मैंने बचा ली है सर। 145 वहां दे रहा था, 100 यहाँ दे रहा हूँ सर। 45 मिलियन की मैंने सेविंग कर ली सर, ये कर ली सर। ये कर सकते हैं जब तक पकड़े ना जाओ, ये कर सकते हो जब तक। सर स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन में एक बात करता है, वरना हर बंदा क्या करता है, स्मॉल कंपनी बना देता। सर ये यूनिलेवर, पीएनजी, बड़ी बड़ी कंपनी की बिलियन ट्रिलियंस के अंदर इनके, चलो ट्रिलियन तो बहुत ज्यादा मेरे मुंह से निकल गया, ये बिलियंस के अंदर इनके टैक्स होते हैं। यार हमें खुद पता है, हमने केपीएमजी फर्गुसन में काम किया हुआ, हमें पता है कि इनके कितने टैक्स होते हैं। शेल पाकिस्तान का क्या होता है, पीएसओ का क्या होता है, इनका क्या होता है, इनकी टर्नओवर कहाँ तक जाता है, सिर्फ एडवांस तक के बिलियंस में दे रहे होते हैं। ठीक है, अब सर आए, जरा ये क्या कह रहा है कि अगर मैं, it is not formed, is not formed, small company not formed by the splitting up। मैंने एक हरकत क्या की थी अभी, एग्जिस्टिंग कंपनी को स्प्लिट कर दिया, एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, नहीं होनी चाहिए। अब और द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कोई कंपनी पुरानी तोड़ के इसको स्मॉल कंपनी बना दो, पुरानी कंपनी को तोड़ के क्या कर दो, स्मॉल कंपनी बना दो, ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो ऑलरेडी क्या करती हो, एग्जिस्ट, तो वो फिर स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। क्या ये बात आपको समझ आई? क्या ये आपको कॉपी करनी है एग्जांपल, या मैं हटा दूं? अब सर सवाल करें। सर सिस्टर कंसर्न बनाते हैं बिल्कुल, अगर वो इन्होंने इस तरीके से अवॉइडेंस करने के लिए बनाई होगी ना, रेगुलर को पता चल गया तो है, वरना बना सकते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली मार्केट में प्रैक्टिस है, और मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मार्केट में चल रहा है। हाँ मैं एक मुर्गी का फार्म खोलूंगा, बिजनेस एक्सेस ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, साइट एरिया में, साइट एरिया के अंदर, साइट एरिया के अंदर आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर है और मैन्युफैक्चरर है सर। उन्होंने ऊपर तोते मुर्गी पाली हुए हैं, तोते मुर्गी सेल टैक्स के अंदर एग्जाम्प्ट है, और यहाँ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनीज का टैक्स बचाने के लिए, अब उनको क्या है, अगर वो पूरा टर्नओवर अपने अगर अकाउंट में गिरा देंगे तो सर टैक्स देना पड़ेगा, टर्नओवर गिर गया। उन्होंने भी इसी तरह मुर्गी की कंपनी, फार्म की कंपनी, ये कंपनी, अलग कंपनी खोल के इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूट किए, ये डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एड्रेस हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो एड्रेस सेम एड्रेस पे 4 कंपनियां रजिस्टर हो जाए, सेम कंपनी में भी हो सकती है, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में। हाँ एड्रेस पे, अच्छा सॉरी मुझे आइडिया, हाँ हो सकती है, लेकिन इसमें पकड़े जाने का चांस ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि वो नहीं होता, वो साइड एरिया पे देखो होगा नीचे दुकान, अभी पढ़ोगे आगे के टीयर 1 रिटेलर के बारे में, मैन्युफैक्चरर ने अपने रिटेल आउटलेट नीचे खोला होता है। ये सेल टैक्स बताऊंगा कि सेल टैक्स को बचाने के लिए कंपनी क्या क्या करती है। तो अपने ही आपने देखा होगा सर, एक दुकानदार में एक बंदा भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे रिटेल आउटलेट खोल के बैठे हैं, शो पीस बताने के लिए, उसको अलग कंपनी रजिस्टर कराया होगा उन्होंने। सर सब टैक्स की सेविंग, टैक्स की सेविंग सबसे ज्यादा यही होती है कि आप कंपनी को तोड़ तोड़ के कंपनी बनाओ, अपने बेटे के नाम पे बना दी, अपनी बहू के नाम पे बना दी, अपने अम्मी के नाम पे बना दी, अपने भाई के नाम पे खड़ी कर दी कंपनी। मार्केट में प्रैक्टिस पाकिस्तान में हद से ज्यादा है। जिनके पास अच्छे टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, जिनके पास अच्छे टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये फालतू वाले लोग नहीं है, 2 मिनट बता देंगे, 2 मिनट बता देंगे। सर एक ही बन नहीं सर, एक आपके नाम पे मैं 10 कंपनी भी खोल सकता हूँ, लेकिन आपको अगर बचना है ना यार, ये एफबीआई का, तो आप कह रहे हैं अपने 2 बेटे के नाम पे खोले, 2 किसी और के नाम पे खोले, 2 इसके नाम पे, कोई अच्छा दोस्त हो जो वफादार दोस्त हो, ऐसा ना पैसे उसके अकाउंट में डाला, वही लेके भाग गया। आजकल कोई, आजकल आपको पता है क्या है, तो इस तरह आप करेंगे तो सर आपकी बचत हो सकती है। तो सर 8 बजने वाले हैं, आज को यहीं तक आपके लिए बहुत होगा, आज की क्लास को हम यहीं तक हैं। आज हमने सर टैक्स के बारे में पढ़ा, इनकम के बारे में पढ़ी, हमने अपने चार्जिंग सेक्शन का, हमारा एक चीज रह गई है एयर, क्या रह गया सर? नेक्स्ट क्लास की, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम टैक्स केयर को समझेंगे, टैक्स केयर क्या होता है, ठीक है। उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे सर व्हाट इज, पाकिस्तान के अंदर किन किन की इनकम टैक्सेबल है, कौन है रेजिडेंट बंदा, कौन है नॉन रेजिडेंट, कौन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडवाइस देने के लिए।
ऑनलाइन वालों को सवाल है तो करें मुझसे। कैन बाय इन्वेस्टमेंट, यस बिल्कुल। सुनील सॉरी, वो वहां से चली गई थी, आईपैड बंद हो गया था मेरा। मैं लाइट ओपन कर देता हूँ। ये जैसा ये मास्टर ग्रुप है, इसमें मुख्तलिफ चीजें होनी है, तो ये तो ग्रुप एक ही रहेगा और ये सिस्टम। Yes, इसको कहते हैं हम पेरेंट कंपनी और उसकी सब्सिडीज। एक ग्रुप है, उसकी 10 कंपनी है। जैसे मास्टर मोटर्स है, फिर आपके बहुत सारे लोग हैं सर, ये जैसे डालडा है, अभी सर ये कबाबदीज है। अब कबाबदीज वालों ने कितनी कंपनियां खोल दी हैं, सबसे सब अपनी सब्सिडीज होती हैं। ठीक है, एक चीज आप जैसे पेप्सी है, पेप्सी पेप्सी भी बनाती है जैसे, और लेज भी बनाती है। अभी हमारे पेप्सी के कंपटीटर सबसे बड़े कौन से, जिनको उठा भी जाता अभी, कोका वाले ने चिप्स भी बनाना स्टार्ट करना, अभी मैंने सुना है वो लेज जैसे चिप्स बना रहे वो लोग। तो सर ये अलग अलग कंपनी, ये अच्छा ये आगे जाके आप मुझसे पढ़ेंगे। एक ही कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग प्लांट डाल दूं, ये अलग चीज है, उसके ऊपर भी टैक्स का क्रेडिट मिलता है। या मैं उसको एक नई कंपनी बना दूं, मैं सोचता हूँ यार चिप्स की कंपनी को उसमें ही डाल दूं, उसके टैक्स क्रेडिट में कितना फायदा है, या मैं नई कंपनी खोल दूं तो मुझे उसमें कितना फायदा है। फिर आपको वर्किंग करनी पड़ती है। देखिए हमारा जो ये टैक्स का कानून टैक्स है ना सर, इसके अंदर दोनों चीजें। देखिए मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखा रहा हूँ, यहाँ बार बार कैलकुलेटर उठवाऊंगा मैं आपसे। ये सिर्फ लॉ नहीं है, ये लॉ की एप्लीकेशन है। इसलिए हम लोग है ना अकाउंटेंट, हम लोग की क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग की ग्रिप बहुत अच्छी होती है। और जिसकी अकाउंटिंग की ग्रिप होती है ना, उसको लॉ बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है। क्योंकि एंड में आप टैक्स का रिटर्न ही फाइल करोगे एक्सेल पे काम करके, नंबर्स पे फिर भी रिटर्न फाइल होगा ना सर। जो तो नहीं होगा कि लिख के दे दिया मेरी इतनी इनकम है, ये टैक्स है, ये ले लो, ये पर्ची जाके देगी कमिश्नर को, नहीं होगा। तो आप थोड़ी सी, अगर आपको टाइम है ना, अपनी थोड़ी सी अकाउंटिंग बेसिक नॉलेज को भी अच्छी करें। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो लॉयर्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जो एमए करके आए हैं, जो एमकॉम करके आए हैं, उन्होंने जरूर पढ़ी होगी पीछे से। ठीक है, जो लॉयर्स हैं, जो आईसीएमआर सीए के बच्चे हैं, उन्होंने बैठा तो उनको भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लॉयर्स है ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको स्पेशल मेरा हमेशा उनको मशवरा होता है, मेरा कोई दोस्त भी कर रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज लेना। आपको टैक्स बड़ा समझ आएगा। जब नंबर से समझ आएगा ना, तभी किसी को पैसे बचा के दे सकते हो। नंबर समझ आएंगे तभी पैसे बच सकते हो, क्योंकि पैसा ऐसा नंबर। ठीक है, कानून की समझ हुई, नंबर की समझ हुई तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। सर आप जो जा सकते हैं, इसको जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं नहीं, ऑडिंग तक नहीं आएंगे, उन्होंने एफबीआई ने एक्सटेंड किया ना। छह सात अकाउंट है सर, फिक्सिंग फ्लाइट तो जैसा कि ट्रांजेक्शन हुई है वही अकाउंट, इसमें सैलरी वगैरह आ रही है। हाँ, लेकिन सर वेल्थ के अंदर पहला अकाउंट को करने पड़ेंगे, 30 जून का पहले सारे अकाउंट तो इसमें से बाकी अकाउंट में 200-400 पड़ा है। 200 रुपये निकालो, जो 30 जून का आखिरी बैलेंस है ना, स्टेटमेंट निकालोगे 30 जून का आखिरी बैलेंस, वो वैल्यू के अंदर निकालो। ठीक है, बकाया अकाउंट अगर ना दिखाए फिर ना दिखाए कुछ होता नहीं है। अच्छा रिटर्न अच्छे से फाइल करना तो दिखाएं। अब टैक्स कंसल्टेंट बनने तो ईमानदारी वाला खेल करना। ठीक है जी, वो मैं भेज दूंगा। अब तो ग्रुप में आ गए ना तुम लोग सर, एडिशन वाले ग्रुप हो ना, मैं भेज दूंगा। यार तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तुम्हें किसने मशवरा दे दिया टैक्स में आने का। अगर कंपनी खोलेंगे, कंसल्टेंट है तो पैसा देखिए, अपने दिमाग में खड़ा करो, अपनी कंपनी बिजनेस पे फोकस करो। ये तो वो लोग आ रहे हैं जिनको कल आगे कंपनी में तरक्की करनी है, टैक्स कंसल्टेंट बनना है। मैं तो उससे ज्यादा थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है। तुम्हें नहीं, बहुत मुश्किल है, मतलब मैं थोड़ी इतनी मुझे बताना है, मैं क्या करूं। तुम थोड़ी यूट्यूब पे बेसिक चीजें देखो, मैंने अकाउंटिंग को देखो, थोड़ा सा समझो पहले, और थोड़ा सा लॉ को समझो पीछे। थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से चला गया। थोड़ा लॉ थोड़ा तो पता चला कि हाँ यार ये क्या कह रहे हो, मुझे बेवकूफ ना बना दे। तुम इतना समझोगे, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। हाँ बस इतना समझ सकते हो, मैं तुम्हें गारंटी दूंगा, तुम बहुत डिटेल में समझ पाओगे। सर ये मेरा ये करने पे टाइप हो रही है। I think हम बोल रहे हैं